चलिए नाउ स्टूडेंट्स, देखिए लास्ट क्लास में हमने बॉयल्स लॉ को फिनिश किया था। नेक्स्ट लॉ लेते हैं हम, चार्ल्स लॉ। ठीक है ना। चलिए हेडिंग लगाइए, चार्ल्स लॉ। अब देखिए कोई भी लॉज हो आपके, ठीक है, मैंने आपको पहले बताया है, चाहे आप बॉयल्स लॉ हो, चार्ल्स लॉ हो आपका, ठीक है, गे लुजैक लॉ हो आपका, अभी आगे पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना, कोई भी लॉ हो, आपका क्वेश्चन कैसे हो सकता है, जो मैंने आपको कल बताया था, कोई भी क्वेश्चन, अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा। कोई भी क्वेश्चन बच्चों आपका ये वाले कॉन्सेप्ट से हो सकता है जो हमने कल डिस्कस किया था, याद है। अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही होगी तो लॉ वॉ आपको कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, सवाल आएगा सीधे लगा दो, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू फाइनल नंबर ऑफ मोल्स। अभी देखिएगा इसी से आपको क्वेश्चन करके दिखाएंगे, ठीक है ना। बहरहाल सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि चार्ल्स लॉ क्या है। मान लीजिए किसी किसी स्कूल बोर्ड में टॉपिक हो, ओके, तो देखिए चार्ल्स लॉ, इसमें क्या है बच्चों, इसमें आपको टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम का रिलेशन मिलेगा। किसका? टेम्परेचर एंड वॉल्यूम का रिलेशन मिलेगा। कल आपने देखा था बॉयल्स लॉ में आपको क्या मिला था, प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन। यहां पर आपको क्या मिलेगा, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम रिलेशन मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? टेम्परेचर एंड वॉल्यूम रिलेशन आपको मिलेगा। ठीक, ओके। नाउ देखिए सबसे पहले इसका स्टेटमेंट नोट करिए, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, अकॉर्डिंग, या आप एक काम करो, पहले आप इसको समझ लो। देखो आपके बच्चों पैरामीटर्स कौन कौन से थे बताइए। प्रेशर था, ठीक, नंबर ऑफ मोल्स थे, वॉल्यूम था और आपका टेम्परेचर था। तो यहां पर क्या होगा चार्ल्स लॉ में पता है, आपका प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स यहां कांस्टेंट हो जाएंगे, ये दोनों, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स का मतलब अमाउंट ऑफ गैस, ये आपका कांस्टेंट हो जाएगा। ये दोनों क्या हो गए आपके, कांस्टेंट हो जाएंगे। और वॉल्यूम और टेम्परेचर में आपका रिलेशन आ जाएगा, ठीक, वॉल्यूम और टेम्परेचर में आपका रिलेशन आ जाएगा। तो चलिए बच्चों नोट कर लीजिए, इसको थोड़ा सा यहाँ नीचे कर लेते हैं, ठीक। चलो देखो, तो ये लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, द वॉल्यूम occupied, the volume occupied by a fixed amount of gas, by a fixed amount of gas। अब देखिए आपको पता है फिक्स अमाउंट ऑफ गैस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बच्चों ध्यान से चेक करो, नंबर ऑफ मोल्स मैंने आपको बताया ना कांस्टेंट है, ठीक है ना। सो according to Charles law, the volume occupied by a fixed amount of gas is directly proportional to, is directly proportional, is directly proportional to the absolute temperature, to its, देखो एब्सोल्यूट टेम्परेचर जब हम बोलते हैं, ठीक है ना, तो आप समझ जाइएगा, जब आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हो तो टेम्परेचर आपको केल्विन में लेना है, बस और कोई बात नहीं है, ठीक है ना। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक, शॉर्ट में लिख दिया है टीईएमपी, टीईएमपी का मतलब टेम्परेचर, ठीक है ना। चलिए नाउ स्टूडेंट्स ध्यान दें जरा, जो आपने यहां ऊपर बोला है उसी चीज को आप मैथमेटिकली कैसे लिखोगे। प्रेशर कांस्टेंट है, याद रखना भाई, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक, और नंबर ऑफ मोल्स भी आपके फिक्स है, मैंने आपको बता ही दिया यहां पर। तो जो वॉल्यूम है गैस का, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। बस अब कुछ नहीं करना है, इसी को मैथमेटिक्स में कैसे लिखोगे आप, v इज इक्वल्स टू प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे और यहां प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के आ जाएगा, सही है ना, तो k इंटू टी। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये t मल्टीप्लाई ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि v अपॉन टी, v वॉल्यूम है और t क्या है, गैस का एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इज इक्वल्स टू k। यानी कि बच्चों यहां पर जब भी आपको क्वेश्चन में कभी भी प्रेशर कांस्टेंट मिल जाए और अमाउंट ऑफ गैस फिक्स हो जाए तो तुरंत समझ जाइएगा चार्ल्स लॉ लगेगा। और चार्ल्स लॉ में बच्चों आपका वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो रेशियो वो हमेशा फिक्स होगा, ठीक है। अब आप लोग समझदार हैं, कुछ नहीं करना है, सवाल आपको मिलेगा, आप वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशियो हमेशा कांस्टेंट कर दीजिएगा, फिक्स कर दीजिएगा। यानी कि अगर हम सीधे शब्दों में बात करें तो सीधी सीधी बात कुछ ऐसी, क्या V1 अपॉन T1 है ना, बुक्स में ऐसा मिल जाएगा आपको,
इज इक्वल्स टू V2 अपॉन T2। बस क्या दिक्कत है, मतलब एक इनिशियल वॉल्यूम और टेम्परेचर दिया होगा और एक फाइनल वॉल्यूम दिया होगा, आपसे टेम्परेचर पूछेगा, या टेम्परेचर दिया होगा वॉल्यूम आपसे पूछेगा, तो V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन T2। ठीक है, अभी वो तो सवाल करेंगे तब तो आप समझदार हो, कुछ नहीं करना है पूरे सवाल में, जैसे कल किया था। वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशियो फिक्स रहेगा, बस कोई दिक्कत नहीं, अगर प्रेशर कांस्टेंट है, अगर प्रेशर कांस्टेंट है, बस यही है और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है ना। अब देखिए बच्चों जरा ध्यान से इसमें देखिए, ऐसी कोई खास बात है नहीं इसमें कि जो आपको पढ़ाई जाए। अब देखो, जो आपने कल बात करी थी वही आज भी आप बात करोगे। अभी आपने क्या देखा यहाँ पर, देखो क्या देखा आपने, बताइए। V अपॉन टी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, और ये कॉन्स्टेंट K को आपने बच्चों कल बोला था गैस कॉन्स्टेंट। और सुनिए ध्यान से, कल की क्लास में आपको डिस्कस किया गया था कि K किसके ऊपर डिपेंड करता है, K किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो जवाब है K डिपेंड करता है जो कांस्टेंट है, जो पैरामीटर कांस्टेंट है K उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां पर चार्ल्स लॉ में ये K किसके ऊपर डिपेंड करेगा, बताइए। ये K डिपेंड करेगा, वैल्यू ऑफ K डिपेंड्स अपॉन, वैल्यू ऑफ K डिपेंड्स अपॉन, हाँ भाई, K की वैल्यू कौन कौन सी बातों पे डिपेंड करेगी, या कौन कौन से पैरामीटर पे। नंबर वन, जो जो कांस्टेंट है, कौन कौन कांस्टेंट है यहां बताओ। प्रेशर कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, ठीक। सो द वैल्यू ऑफ K डिपेंड्स अपॉन, सबसे पहले तो बच्चों प्रेशर, चलो मान लो मैं क्वेश्चन ही बना देता हूं इसको, ठीक। ऑप्शन बी में दिया अमाउंट ऑफ गैस, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ गैस। पार्ट सी में आपको बोल रहा है नेचर ऑफ द गैस, एंड ऑप्शन डी में उसने बोला आपको ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। सही है। तो आप देख लो K किसके किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये गैस कांस्टेंट K किसके किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो जवाब है जो जो कांस्टेंट है। कौन कौन कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, अमाउंट ऑफ गैस यानी कि नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहा है, ये भी कांस्टेंट है, तो इन दोनों बातों पे डिपेंड करेगा। और शायद अगर आपने कल पढ़ा हो ध्यान से, तो K भाई नेचर ऑफ द गैस पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा भाई। गैस अगर आप चेंज कर दोगे तो गैस कांस्टेंट भी चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि इसमें ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन को करने से हमें ये भी पता चल गया कि चार्ल्स लॉ में वैल्यू ऑफ K, है ना, ब्रैकेट में लिख दीजिए इन चार्ल्स लॉ, है ना, इन चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में पूछ रहा है कि K किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो सभी के ऊपर डिपेंड करता है। ये कोई खास बात थी नहीं, आपको ये सारी बातें पता हैं, ठीक। चलो अब देखिए स्टूडेंट्स, ये बात हो गई, ठीक। तो चलिए इसके क्वेश्चंस भी करेंगे, और इससे पहले हम एक काम करते हैं, इसके ग्राफ के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं, ठीक। चलिए, सो ग्राफ ऑफ चार्ल्स लॉ, हेडिंग लगा लीजिए, ग्राफ ऑफ, ग्राफ ऑफ। अब देखो ज्यादा टेंशन नहीं है ना, जैसे आपने कल ग्राफ के बारे में पढ़ा था वैसे यहां पर भी हो जाएगा, ठीक। तो ग्राफ ऑफ चार्ल्स लॉ, ठीक। लो भाई फर्स्ट स्लाइड देख लो जिसको देखनी, ये फर्स्ट स्लाइड है, ठीक। ये आपका सेकंड है, ठीक। और ये आपका थर्ड। तो ग्राफ के बारे में देखिए स्टूडेंट्स। अब देखिए जैसा कि आपने देखा कि चार्ल्स लॉ का अगर आपको ग्राफ बनाना है तो क्या होगा बताओ। यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है, और जब प्रेशर कांस्टेंट होता है पता है, तो बच्चों जो ग्राफ बन के आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोबैरिक ग्राफ। तो यहाँ पर आप क्या पढ़ोगे, आइसोबैरिक ग्राफ के बारे में। आइसो का मतलब एक जैसा, बैरिक शब्द आया है बार से, ठीक है। बार, बार से आप क्या समझते हो, कहीं ना कहीं प्रेशर से रिलेटेड है। तो आइसोबैरिक प्रोसेस, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, आइसोबैरिक प्रोसेस या आइसोबैरिक ग्राफ यहाँ पे आप पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, आइसोबैरिक ग्राफ। प्रेशर कांस्टेंट है ना, तो आइसोबैरिक ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। अब इसको पढ़ने से पहले अगर आप चाहें तो आइसोबैरिक प्रोसेस की डेफिनेशन नोट कर सकते हैं। आइसोबैरिक प्रोसेस की डेफिनेशन नोट कर सकते हैं। तो ऐसा प्रोसेस जो कांस्टेंट प्रेशर पे होता है उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोबैरिक प्रोसेस, ठीक। तो नोट कर लीजिए, प्रोसेस अकर्स एट, द प्रोसेस
process occurs at constant pressure, at constant pressure। सही है, ऐसा प्रोसेस बच्चों जो कांस्टेंट प्रेशर पे होता हो, मतलब प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, आइसोबैरिक प्रोसेस। ठीक, नाउ अब देखिए यहां पर आप कॉन्सेप्ट क्या लगाओगे ग्राफ में, ग्राफ ड्रॉ करने से पहले कॉन्सेप्ट ध्यान दें बच्चों। पीवी इजिकल्स टू क्या होता था आपका, एनआरटी। सही है, पीवी इजिकल्स टू एनआरटी। तो एक काम करो, यहां से आप वी और टी का रेशियो निकाल लो। तो देखो क्या करोगे, पी वी और ये टी मल्टीप्लाई में, तो यहाँ आ जाएगा अपॉन में टी इज इक्वल्स टू एन आर टी, एन आर बचेगा यहाँ, पी मल्टीप्लाई उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो वी अपॉन टी इज इक्वल्स टू एन आर अपॉन पी। सही है, ओके नाउ अब ध्यान दे स्टूडेंट्स, ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। और आज की क्लास में आपने क्या पढ़ा है बताओ, पीछे देखो। v अपॉन डी किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट के इक्वल होता है, गैस कांस्टेंट के इक्वल। ठीक, सो यहां पे देखिए v अपॉन टी इज इक्वल्स टू के, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 बच्चों आप क्लियरली देख सकते हैं। एक बात बताइए, के भी वी अपॉन टी के इक्वल है, एन आर अपॉन पी भी वी अपॉन टी के इक्वल है, तो के की वैल्यू यहाँ चार्ल्स लॉ में ध्यान रखेंगे, के की वैल्यू कैसे डिसाइड करी जाएगी, एन आर अपॉन पी से। कैसे डिसाइड करी जाएगी के की वैल्यू बताइए, एन आर अपॉन पी से। ठीक, एन आर अपॉन पी से। कहने का मतलब है आर तो चलो कांस्टेंट है, तो के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एंड के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। सुन लीजिए ध्यान से, देख लीजिए ध्यान से। ठीक, जब प्रेशर ज्यादा होगा तो के कम होगा, और जब प्रेशर कम होगा तो के ज्यादा होगा। ठीक, अब देखिए अगर आप ग्राफ के बारे में बात करोगे तो फर्स्ट ग्राफ है इसका, जो फर्स्ट ग्राफ है स्टूडेंट्स, फर्स्ट ग्राफ आप बनाओगे किसके किसके बीच में, ध्यान से चेक करिए। देखिए फर्स्ट ग्राफ हम बनाएंगे किसके किसके बीच में, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में बना लीजिए आप फर्स्ट ग्राफ। ठीक है ना, सही रहेगा। तो वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर, करेक्ट। तो देखिए आपने वाई एक्सेस पे क्या लिया बताइए, वॉल्यूम, और एक्स एक्सेस पे क्या लिया आपने, टेम्परेचर। सही है, ओके। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, अभी आपने क्या पढ़ा बताओ, पीछे अभी आपने क्या देखा, चार्ल्स लॉ में v अपॉन टी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होता है। तो अगर आप t को उधर भेज दो तो v इज इक्वल्स टू के इंटू टी हो जाएगा, यानी कि के टी हो जाएगा। तो अगर आप इसको कंपेयर करो y इज इक्वल्स टू एम एक्स से, है ना, तो बताइए ये ग्राफ कहां से पास करेगा, ओरिजिन से। और इसका स्लोप कौन बताएगा, हाँ भाई जरा ध्यान दें बच्चे, m की जगह कौन आ रहा है, k, तो इसका स्लोप कौन बताएगा, इसका जो स्लोप है वो कौन बताएगा, k बताएगा। और k तुमने अभी अभी पता किया हुआ है, चेक कर लो, k किसके इक्वल है, एन आर अपॉन पी के इक्वल है। तो k किसके इक्वल है, एन आर अपॉन पी के इक्वल है। अब सुन लो ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर स्लोप ज्यादा होगा तो k ज्यादा होगा, लेकिन प्रेशर कम होगा। भाई चेक कर लो, m का मतलब स्लोप, अगर स्लोप ज्यादा होगा तो इसका मतलब k की वैल्यू भी ज्यादा होगी, लेकिन k इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक, तो जिसका ज्यादा स्लोप होगा उसका प्रेशर कम होगा, समझ जाना भाई। चेक कर लो आराम से, अभी इसी के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। ठीक, अगर स्लोप ज्यादा है तो यानी कि m का वैल्यू ज्यादा है, m का वैल्यू ज्यादा है तो k ज्यादा है, और k ज्यादा है तो k इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। चेक कर लो भाई, अगर मैं n और r को कांस्टेंट कर दूं तो k इज, भाई r तो कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स भी अगर मैं फिक्स कर दूं, ठीक, तो k इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा आपका, प्रेशर। यानी कि जब k का वैल्यू ज्यादा तो प्रेशर कम, और k का वैल्यू कम तो प्रेशर ज्यादा। ठीक, मतलब मोटी मोटी बात यह है कि अगर स्लोप ज्यादा, जिसका स्लोप ज्यादा उसका प्रेशर कम, जिसका स्लोप ज्यादा तो उसका बच्चों प्रेशर कम, और इसी तरीके से जिसका स्लोप कम उसका प्रेशर ज्यादा। सही है, चेक कर लो आराम से एक बार, क्योंकि अभी तुरंत हम इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। ठीक, चलिए सवाल में बना देता हूं एक इसका क्वेश्चन, देखिए इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहां पर ग्राफ के ऊपर। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया उसने आपको। ठीक, क्वेश्चन में स्टूडेंट्स एक ग्राफ उसने आपको दे दिया यहां पर, ये इस तरीके से। ओके, यहां इसने रखा बच्चों एब्सोल्यूट टेम्परेचर। देखो जब कैपिटल टी लिखा होगा एग्जाम में,
सुन लो, जब कैपिटल टी लिखा होगा तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, जब टी डिग्री सेल्सियस लिखा होगा तो वो डिग्री सेल्सियस में होता है। अभी कराएंगे सवाल, परेशान ना हो, अभी कराएंगे। अभी बस आप ये समझो कैपिटल टी लिखा रहेगा तो केल्विन में होगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। सुन लें सभी बच्चे ध्यान से, यदि कैपिटल टी लिखा हुआ है तो वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, केल्विन में होता है, ठीक। और यहां वॉल्यूम दिया है, ये भाई टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है और ये वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। और देखिए ग्राफ किस तरीके से दिया है, येलो कलर से मैं आपको ग्राफ दे देता हूं, है ना। ओके, स्लोप की स्पेलिंग, अरे स्पेलिंग वगैरह देख लो यार, जो भी हो, स्पेलिंग में क्या रखा है। चलो देखो नाउ, ये देखिए, ये एक इस तरीके से और दूसरा इस तरीके से। अब ध्यान देना बच्चों, ये दो ग्राफ इन लोगों ने हमको दे दिए क्वेश्चन में, और यहां इन्होंने प्रेशर दिया P1 और यहां दिया प्रेशर P2, ठीक। और आपसे कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ऑप्शंस भी आपको देके रखे हुए हैं, कह रहा P1 इज ग्रेटर देन P2, ठीक। एंड ऑप्शन बी में आपको देके रखा है P1 इज लेस देन P2, ओके। एंड ऑप्शन सी में आपको देके रखा हुआ है P1 इज इक्वल्स टू P2, एंड ऑप्शन डी में आपको देके रखा हुआ है नन ऑफ द अबव, ठीक है ना। तो ये आपको सवाल उसने दे दिया। अब देखो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है भाई, क्या करोगे बताओ, किसका स्लोप ज्यादा है, चेक कर लो। P1 का स्लोप ज्यादा है तो P1 का K ज्यादा होगा, तो जिसका स्लोप ज्यादा उसका प्रेशर कम। और P2 का स्लोप कम है, समझ गए होगे, जिसका स्लोप ज्यादा है वो प्रेशर कम होगा, ठीक। P1 का स्लोप ज्यादा तो प्रेशर कम हो जाएगा, समझ गए। सो ऑप्शन ए तो नहीं होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, P1 इज लेस देन P2। सही है, मेरे ख्याल से समझ गए होगे, है ना, मेरे ख्याल से समझ गए होगे, ठीक, सही है। तो ये अब देखिए, अब बच्चों इसी में थोड़ा सा और गेम किया जाता है। टेम्परेचर को आपको किस में दे देगा, डिग्री सेल्सियस में। टेम्परेचर को किस में दे देगा, डिग्री सेल्सियस में, सही है। तो कैसे हैंडल करोगे आप सवाल को, देखिए कुछ इस तरीके से। अभी आपने पढ़ा था V अपॉन टी इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका, कांस्टेंट। सो यहां से V इज इक्वल्स टू के टी होता है, यस सर। अब अगर टेम्परेचर को आपको डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है, तो ये तो टेम्परेचर केल्विन में, तो डिग्री सेल्सियस में कैसे चेंज करोगे बताओ, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस और प्लस, मतलब टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, भाई टी की वैल्यू कैसे निकलेगी बताओ, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, 273.15, है ना। अगर आप अप्रॉक्स में लेना चलोगे तो ये टेम्परेचर केल्विन में और ये डिग्री सेल्सियस में दिया है, टी की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तो टी डिग्री सेल्सियस में 273, इसको राउंड ऑफ कर दोगे तो 273 अगर आप ऐड कर दोगे टी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक। तो यहाँ वैल्यू रख दीजिए, पता चल जाएगा कि चल क्या रहा है। तो देखो देखो, सो यहां से जगह v इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स के, और ये वाले t की जगह आप क्या रख सकते हो, वहां से t डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, ठीक। अब सुनो, यहां से आएगा v इज इक्वल्स टू, k को अंदर भेज दो तो k यहां जाएगा तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई k इंटू टी डिग्री सेल्सियस, ये डिग्री सेल्सियस यूनिट है और t का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, प्लस k आएगा सेकेंड टर्म में मल्टीप्लाई करेगा, सो k इंटू 273.15, ये लीजिए क्या समस्या है। अब क्या करोगे, इसको आप कंपेयर करा दो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से, ठीक। जैसे आप इसको कंपेयर कराओगे क्या हो जाएगा बताओ, स्लोप कितना हो जाएगा, k, भाई कंपेयर करो ना, यहाँ वेरिएबल t है तो यहाँ वेरिएबल x है, तो x की जगह t आ गया, m की जगह क्या आ रहा है, k। तो यदि आप करेंगे इसको कंपेयर तो m की जगह कितना आ जाएगा, k, और k क्या था आपका, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर था, वो तो कहानी आपको पता है, स्लोप ज्यादा तो प्रेशर कम। अब देखो y, देखो भाई देखो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ सभी बच्चों को आता होगा, कैसे बनता है, ये इस तरीके से बनता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ इस तरीके से बनता है, कैसे, इस तरीके से, देखिए ये देखिए, ये t डिग्री सेल्सियस, ठीक। और y एक्सेस पे अब देखो, इसने कैपिटल T ना देके नीचे टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दे दिया, और वॉल्यूम यहां पर दे दिया आपको इस तरीके से। अब पता है, अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो ग्राफ के बारे में मैथमेटिक्स में, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ कैसे बनता था, ये ऐसे बनता था, अगर आपको याद हो, ये ग्राफ होता है, ठीक। और इसमें यहां से यहां तक की लेंथ क्या होती है, y एक्सेस पे काटा गया इंटरसेप्ट, मतलब समझो ध्यान से, अगर आप c क्या होता था इंटरसेप्ट,
तो C की वैल्यू कंपेयर करोगे तो ये मिल जाएगा, यानी कि C बराबर कितना मिलेगा, जरा ध्यान से सुनिएगा भाई। C इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, K इंटू 273.15, यानी कि 273.15 इंटू K, ये C का वैल्यू है। मतलब यहां से यहां तक का यही इंटरसेप्ट होता था, तो ये जो यहां से यहां तक की लेंथ दी होगी क्वेश्चन में, ये आप किसके इक्वल रख दोगे, 273.15 के इक्वल। 273.15 नहीं, 273.15 के इक्वल रख दोगे, समझ गए, और आपकी बात बन जाएगी। और एक चीज दिखाना चाहता हूं, ये येलो कलर से जो ग्राफ मैंने आपको बना के दिया है, क्या आप इसका स्लोप बना सकते हैं, क्या आप इसका स्लोप बना सकते हैं? बिल्कुल, इतना बेसिक मैथमेटिक्स आप लोगों ने पढ़ा बच्चों। क्या करते हैं हम लोग, अगर आपको याद हो तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, एक्स एक्सिस के पैरेलल यहां से एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, और ये वाला स्लोप हम मेजर कर लेते हैं। ये लीजिए, यही स्लोप है, m बराबर k, और k किसके इक्वल होता है, nr अपॉन p, या आप सिंपली इसको बोल सकते हैं k इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, p, या आप इसको रख सकते हैं ऐसा, nr अपॉन p। ये लो, बस यही है, और क्या है, बस सवाल ऐसा बन जाएगा, और क्या हो जाएगा इसमें। अब आइए इसके ऊपर आपको क्वेश्चन दे देते हैं, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ऐसे सवाल भी आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में बच्चों उसने आपको ग्राफ दे दिया एक कुछ इस तरीके से, ये देखिए यहाँ T डिग्री सेल्सियस दे दिया उसने, ठीक, और यहाँ उसने आपको वॉल्यूम दे दिया इस तरीके से, ठीक। उसके बाद ध्यान से चेक करिए, देखिए ये प्रेशर P1, ठीक, और ऐसे करके दे दिया बच्चों उसने प्रेशर P2, सही है। ये देखिए ये एसिड दे दिया डायग्राम में, यहाँ प्रेशर P1 दे रहा है, यहाँ प्रेशर आपको P2 दे रहा है, ठीक। और क्वेश्चन में आपसे कहता है सेलेक्ट द करेक्ट रिलेशन, सेलेक्ट द करेक्ट रिलेशन, ठीक है स्टूडेंट्स, सेलेक्ट द करेक्ट रिलेशन। ओके, नाउ स्टूडेंट्स ऑप्शंस देखिए, यहां पर आपको देता है P1 इज लेस देन P2, ठीक। उसके बाद ऑप्शन बी में आपको दिया उसने P1 इज इक्वल्स टू P2, है ना, एंड ऑप्शन सी में उसने दिया आपको P1 इज ग्रेटर देन P2, एंड ऑप्शन डी में उसने आपको दिया स्टूडेंट्स नन ऑफ द एबव। अब देखिए बहुत आसान सवाल है, अच्छा बच्चों का आंसर भी आ गया है। देखो कुछ नहीं करना आपको, इसमें क्या करोगे आप क्या करो, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल यानी कि टेम्परेचर के पैरेलल ये ऐसा एक लाइन ड्रॉ कर लिया, आप स्लोप मेजर कर लीजिए। स्लोप को मैं ब्लू कलर से मेजर कर रहा हूं, P1 के लिए स्लोप ज्यादा है और P2 के लिए कम है, तो जिसका स्लोप ज्यादा, याद है बच्चों, जिसका स्लोप ज्यादा उसका प्रेशर कम, तो यहां पर क्या हो जाएगा बताइए, प्रेशर P1 कम हो जाएगा और प्रेशर P2 ज्यादा, तो P1 इज लेस देन P2, या दूसरे शब्दों में बोलें तो P2 इज ग्रेटर देन P1। क्या समस्या होगी, बस आपको एक बार रिवाइज करके जाना है, एज इट इज एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो P2 इज ग्रेटर देन P1, ठीक, क्या मैं सही हूं? अच्छा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, सही सही सही, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल, अगला सवाल थोड़ा अच्छा सवाल है बच्चों, ठीक, अगला सवाल थोड़ा अच्छा सवाल है। देखिए कैसे, क्वेश्चन देखिए क्या देता है बच्चों आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसने सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन में ग्राफ दिया, ये इस तरीके से देखिए, ठीक, और यहां पर बच्चों उसने येलो कलर से एक ग्राफ इस तरीके से ड्रॉ कर दिया, समझ गए होगे, ग्राफ डिग्री सेल्सियस वाला है, वॉल्यूम वर्सेस डिग्री सेल्सियस, ठीक। इसके बाद ये वाले पॉइंट को उसने ए बोला, और ध्यान से सुनिएगा ये वाले पॉइंट को बच्चों उसने आपका बी बोला, ठीक, ठीक है। अब ध्यान सुनिए बच्चों, पॉइंट ए पर उसने आपको बोला वॉल्यूम कितना है 400 मिलीलीटर, ठीक, और टेम्परेचर कितना है 200 केल्विन है। सुन लो भाई ध्यान से, आपको यूनिट पहचानना होगा, आपको यूनिट पहचानना होगा, एमएल किसका यूनिट होता है, वॉल्यूम का। तो पॉइंट ए पे वॉल्यूम कितना है बताइए, पॉइंट ए पे वॉल्यूम कितना है 400 ml, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना है 200 केल्विन। कोई बात नहीं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के फॉर्म में दिया है तो क्या दिक्कत होगी, लेकिन ग्राफ T डिग्री सेल्सियस वर्सेस वॉल्यूम ड्रॉ किया हुआ है, ठीक, समझदार हो आप, समझ गए होगे। अब पॉइंट बी पे भी बच्चों आपको इन्होंने क्या दिया है, वॉल्यूम दे दिया है 500 ml, कॉमा लगा के आपको यहां पर टेम्परेचर भी दे दिया गया है कितना
250 केल्विन, ऐसे करके ब्रैकेट में दे दिया गया है। ठीक, सवाल सुनिए, कह रहा है अबव ग्राफ फॉलो चार्ल्स लॉ। अबव ग्राफ फॉलो चार्ल्स लॉ। क्या ऊपर दिया गया ग्राफ चार्ल्स लॉ फॉलो करता है? बस आपको यस और नो में आंसर देना है। ऑप्शन ए यस, ऑप्शन बी नो। हाँ भाई, चार्ल्स लॉ में क्या होता है बताओ, क्या पढ़ाया है चार्ल्स लॉ में आज, बताइए। चार्ल्स लॉ में क्या पढ़ाया गया बताइए स्टूडेंट्स। चार्ल्स लॉ में पढ़ाया कि v और t का रेशियो क्या होना चाहिए, हमेशा कांस्टेंट आना चाहिए, फिक्स आना चाहिए। तो देखो जरा पोजीशन ए पर, ये देखिए पोजीशन ए पर बच्चों v और t का रेशियो, तो v और t का रेशियो हमने कहाँ निकाला, पोजीशन पॉइंट ए पर। v कितना है तुम्हारा 400 ml और t कितना है तुम्हारा, चेक कर लो भाई 200 केल्विन। लेकिन एक बात का ध्यान रखना चाहिए आपको, यदि टेम्परेचर केल्विन में नहीं दिया है तो डिग्री सेल्सियस में, यदि ये तो केल्विन में दिया था, यदि केल्विन में नहीं दिया है तो केल्विन में चेंज कर लीजिएगा। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा कट के 2, और इसी तरीके से वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशियो आपको पोजीशन बी या पॉइंट बी पे निकालना है। तो वॉल्यूम कितना है 500 ml और टेम्परेचर कितना है आपका 250, फिर से रेशियो कितना आ रहा है 2 आ रहा है। यानी कि बच्चों यहां पर क्या हो गया, v अपॉन टी एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू v अपॉन टी एट पॉइंट बी हो गया, यानी कि कांस्टेंट हो गया, यानी कि चार्ल्स लॉ को फॉलो कर रहा है। यस, तो यहां पर आप देख सकते हो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ये भी एक हलवा सवाल है बिल्कुल, बस यही सवाल है और क्या है सवाल इसमें। अब देखो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। मान लीजिए, अब देखो इसमें कोई नई बात नहीं, ये भी आप लोग को भी पता है, कल भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था। इतनी थोड़ी बहुत मैथ्स आप लोग को आती भी है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैथ्स की बात क्या है सुनो ध्यान से। देखिए बच्चों, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारा, मास बाय वॉल्यूम, सही है ना। यानी कि अगर केमिस्ट्री में बोलोगे तो इसी मास को तुम वेट बोल दोगे तो क्या दिक्कत होगी केमिस्ट्री में, है ना। ठीक, तो भाई वेट यानी कि जो मास है वो तो फिक्स है, बात समझिएगा थोड़ा सा बच्चों। जो मास है वो तो फिक्स है भाई, अमाउंट ऑफ गैस तो फिक्स है ना यार, उसका मास फिक्स है। तो यदि ये वेट या मास जो बोलना है बोल दो वो फिक्स है, तो डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक, तो पता है बात ये, जब भी देखो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात बोलने के दो तरीके हैं। नंबर 1, डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, मन हो तो ऐसे बोल दो, अब कुछ लोग बेचारे परेशान हो जाएंगे, सुनो। डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, मन हो तो ऐसे बोल दो, और मन हो तो कैसे बोलो, दूसरा शब्द सुनना जरा, दूसरी भाषा सुनिए। डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v, सही तो बोला यार, चेक कर लो ना। एक बार मैंने बोला कि डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v, और दूसरी बार बोला डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v। इसके सामने 1/v तो लिखा हुआ है, तो जब तुम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल रहे हो तो 1/v, यानी कि जैसे जैसे पूरा 1/v बढ़ेगा d भी बढ़ेगा। तो बात यह है कि d इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जिसके भी होता है। देखिए बच्चों, देखिए जरा ध्यान से, थोड़ा मैथ्स की बातें आप देख लीजिए, बेसिक मैथ्स की बातें ये सब। अगर x इज प्रोपोर्शनल टू y है ना, तो सुनो, पता है तुम y की जगह x यूज कर सकते हो और x की जगह y यूज कर सकते हो कहीं पर। फिर से सुन लो, ये सब मैं लिख के नहीं दिखा सकता हूं बार बार, आप सुनिए। यदि x इज प्रोपोर्शनेट टू y है तो y की जगह आप x यूज कर सकते हो, x की जगह y यूज कर सकते हो, क्या दिक्कत है बताओ। मतलब किसी सवाल में इन द क्वेश्चन तुम पता है क्या कर सकते हो, अगर ऐसा कुछ रिलेशन x इज प्रोपोर्शनेट टू y, पता है x की जगह y यूज कर सकते हो, y की जगह x यूज कर सकते हो। ठीक, उसके बाद यहां पर देखो जरा, इसी तरीके से अगर कोई यहां देखो x की जगह डेंसिटी आ रहा है और y की जगह 1/वॉल्यूम आ रहा है, तो यहां भी x इज प्रोपोर्शनेट टू y, तो तुम डेंसिटी की जगह सीधे क्या यूज कर लोगे 1/v। अब बताओ, या 1/v की जगह तुम डेंसिटी यूज कर लोगे, बस खेल खत्म। अब ध्यान से जरा चेक करिएगा, ध्यान से जरा चेक करिएगा, देखिए अब v को इधर भेजो, d को इधर भेजो, तो v इज इक्वल्स टू 1/d, या आपको ऐसा बोलना होता है वैसा बोल सकते हो भाई, v इधर आ गया d इधर आ गया। ठीक, तो अब बताओ v की जगह तुम क्या यूज कर सकते हो 1/d। अरे यार इतने समझदार हो ना, v इधर आ जाएगा d इधर, तो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d हो जाएगा, क्या दिक्कत है बताओ। तो अभी जो पीछे तुमने ग्राफ ड्रॉ किया था, हाँ क्या ड्रॉ किया था बताओ, यहां तुम्हारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर था, यहां तुम्हारा वॉल्यूम था, प्रेशर जब तुम्हारा कांस्टेंट था
तो ये ऐसा ग्राफ आता था, याद है? देख लो ना, समस्या है तो देख लो ना, क्या दिक्कत है? v और t का ग्राफ हमेशा ऐसा ही तो आता है, क्या दिक्कत है? देख लो, कई बार आपने देखा, ये देखिए क्या दिक्कत है। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पर इसी ग्राफ को आप अलग तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। ये लीजिए, टेम्परेचर तो आपने ऐसे ही रहने दिया, और वॉल्यूम की जगह आप क्या लिखोगे, 1/d लिख दोगे। यानी कि जब भी आपका बच्चों चार्ल्स लॉ में यानी कि प्रेशर कांस्टेंट होगा 1/d और t का अगर ग्राफ पूछ ले आपसे, तो आपका ग्राफ ऐसा ही आएगा, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, v इज इक्वल्स टू KT होता था, तो v की जगह अगर तुम 1/डेंसिटी लिख दोगे, है ना, तो इट इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सोचिए, कुछ नहीं किया हमने भाई, अरे लो ये किया है, v इज प्रोपोर्शनेट टू t था, ठीक, तो v की जगह तुम 1/d लिख सकते हो। लो, यहां से भी तुम देख सकते हो कि t इज प्रोपोर्शनेट टू 1/d, तो 1/d की पावर 1 ही तो है यार। या तुम ऐसे देख सकते हो, रुक जाओ, यहां से देख लो तुम, ये लो 1/d की पावर 1 ही तो है, और t की पावर 1 ही तो है भैया, तो y की पावर 1 x की पावर 1 का ग्राफ कैसा आता है? ये क्या है, y है, और ये क्या है, x है। अब क्वेश्चन देखिए जरा, इतनी स्टडी करने के बाद क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में आपको बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज नॉट करेक्ट फॉर आइडियल गैस, विच ऑफ द फॉलोइंग graph is not correct for ideal gas, not correct for ideal gas, for ideal gas। ग्राफ नंबर 1, यहाँ टेम्परेचर और यहाँ डेंसिटी, ठीक, और ग्राफ दिया आपको इस तरीके से, ठीक। ग्राफ नंबर 2, यहाँ आपको टेम्परेचर दिया है और यहाँ आपको डेंसिटी दी है, और ग्राफ आपको दिया है स्ट्रेट लाइन ऐसे ऑरिजिन से पास होता हुआ। ग्राफ नंबर 3, यहाँ आपको टेम्परेचर दिया है, यहाँ आपको डेंसिटी दी हुई है, सही, और ग्राफ आपका वही है, ऑरिजिन से पास हो रहा है। एंड फाइनल जो ग्राफ स्टूडेंट्स आपको दिया हुआ है इन्होंने करेक्ट, वो दिया हुआ है आपका कुछ इस तरीके से, ये प्रेशर है आपका, सही है, और ये आपका डेंसिटी है, ओके, ये प्रेशर है और ये डेंसिटी, और ग्राफ, हाँ ग्राफ कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, स्ट्रेट लाइन। अब सुनो ध्यान से, कह रहा है कि इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, कौन सा आइडियल गैस लॉ को नहीं बताता है, उस पर टिक लगाना है आपको, ठीक है ना, ओके, उस पर टिक लगाना है आपको। ऑप्शंस भी दे के रखे हैं, ऑप्शन ए में सेकंड, ऑप्शन बी में थर्ड, ऑप्शन सी में फर्स्ट, एंड ऑप्शन डी में फोर्थ, ऑप्शन डी में फोर्थ। नाउ अब देखते जाइए कौन सा सही है कौन सा गलत है, इसको देखिए किस तरीके से हैंडल करेंगे हम इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। देखिए बच्चों, सबसे पहले फर्स्ट वाले ग्राफ को देखें, तो डी वर्सेस टी ये बना हुआ है, डी वर्सेस टी ये बना हुआ है, ठीक है ना। तो देखते हैं फर्स्ट वाले के लिए, देखिए यहाँ कैलकुलेशन कर लें, बी क्या क्या बना है, डी वर्सेस है ना, तो v अपॉन टी क्या होता है तुम्हारा, कांस्टेंट होता है, ठीक है, और यस टी को इधर भेजो, के को इधर भेज दो, हमें डेंसिटी किसी तरीके से लेके आना है ना, तो हमने एक काम किया, यहाँ 1/t रहने दो, v इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड में, ठीक, ये इस तरीके से, ओके। तो यहाँ से हो जाएगा 1/t इज इक्वल्स टू के इंटू 1/v, और 1/v की जगह तुम क्या लिख सकते हो, डेंसिटी, 1/v की जगह तुम क्या लिख सकते हो, डेंसिटी d। तो यहाँ से क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, 1/t इज इक्वल्स टू के इंटू डेंसिटी, चेक कर लो, 1/v की जगह तुमने क्या लिखा, डेंसिटी। अब ध्यान देंगे स्टूडेंट, इस t को उधर भेजो, k को इधर भेजो, तो 1/k इज इक्वल्स टू t इंटू डी आ जाएगा। अब बताओ k कांस्टेंट है, सुन लेना ध्यान से सब लोग, k कांस्टेंट है तो 1/k भी तो कांस्टेंट होगा भाई, ठीक, तो 1/k मान लो कोई नया कांस्टेंट है k डैश, तो k डैश बराबर t इंटू डी आ रहा है। अब बताओ कल की क्लास में क्या पढ़ाया था, बताओ कि अगर x और y का मल्टीप्लाई कांस्टेंट आता है तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है, कॉपी उठा के देख लीजिए, अब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। देखिए x इंटू वाई क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है,
तो कैसा बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, यानी कि टेम्परेचर और डेंसिटी का प्रोडक्ट कैसा आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। तो चेक कर लो, ये देखिए आपका टेम्परेचर डेंसिटी का प्रोडक्ट कैसा आ रहा है, कांस्टेंट, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, मतलब ये वाला ग्राफ करेक्ट है आपका। ठीक, चलिए अब चलते हैं हम लोग किस में, हम लोग चलते हैं टेम्परेचर वर्सेस डेंसिटी। तो टेम्परेचर वर्सेस डेंसिटी अगर ये वाला सही तो ये गलत हो जाएगा, तो ये इनकरेक्ट हो गया। ठीक, ये क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया सेकंड वाला, है ना, यस, ये इनकरेक्ट हो गया, सेकंड नहीं थर्ड वाला इनकरेक्ट हो गया ना। ओ शायद मैंने एक जैसे ग्राफ बार बार बना दिए बच्चों, ओ आई एम वेरी सॉरी। यहाँ ना 1/t है, यहाँ 1/t है, ठीक, यहाँ 1/t है, समझ जाना, यहाँ एक्स एक्सेस पे क्या है 1/t है, ठीक, क्या है 1/t है, ओके। हाँ, तो अगर टेम्परेचर वर्सेस डेंसिटी ये वाला करेक्ट है तो सेकंड वाला क्या हो गया, इनकरेक्ट। तो एक तो मुझे ये वाला इनकरेक्ट मिला, और जो इनकरेक्ट है उसको मुझे चूज करना है, ठीक। अब सुनो भाई, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, कह रहा है नॉट करेक्ट, जो नहीं करेक्ट है उसको सिलेक्ट करना है, सारे चेक करेंगे एक करके। नो, अब थर्ड वाला देखिए, थर्ड में बच्चों डी वर्सेस 1/t का ग्राफ है, डी वर्सेस 1/t का ग्राफ है। सो डी वर्सेस 1/t का अगर ग्राफ है तो ध्यान से यहां से आप देख सकते हो उसको, क्यों भाई, डी वर्सेस 1/t का ग्राफ, इस कांस्टेंट को हटाओगे तो डी इज प्रोपोर्शनेट टू 1/t आ जाएगा। ये देखिए ये वाला जो रिलेशन लिखा है यहां से 1/t इज इक्वल्स टू k इंटू डी, है ना। सो डी इज प्रोपोर्शनेट टू क्या है 1/t की होल पावर 1, तो ये क्या हो गया y और ये x, तो ग्राफ कैसा है, लीनियर, y की पावर 1 और x की पावर 1, तो ग्राफ लीनियर आ रहा है, सही है, ये करेक्ट है, ओके, ये हो गया। तो अभी तक एक इनकरेक्ट मिला है मुझे, और उसके बाद प्रेशर और डेंसिटी के बीच में ग्राफ कैसा है, प्रेशर और डेंसिटी के बीच में ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन, बताइए क्या ऐसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक, देखते हैं, ये आपका बॉयल्स लॉ से बनेगा, ठीक। देखिए पीवी इज इक्वल्स टू क्या होता था बताओ, कांस्टेंट, वी को उधर भेज दोगे, सो के अपॉन वी, ओके, और पी इज इक्वल्स टू के इंटू 1/v लिख सकते हो, और 1/v की जगह तुम डेंसिटी लिख सकते हो, बताओ 1/v की जगह डेंसिटी लिख सकते हो। तो यहां से क्या बनेगा तुम्हारे पास, P इज इक्वल्स टू के इंटू डी। अब चेक कर लो, d की पावर 1 p की पावर 1, तो y इज इक्वल्स टू mx वाला ग्राफ है, y इज इक्वल्स टू mx वाला ग्राफ है, ठीक। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि d को लेफ्ट में क्यों नहीं लेके आया, भाई बात वही पड़ेगी, k जाएगा उधर तो 1/k भी तो कांस्टेंट होगा, बात वही पड़ेगी, ठीक। तो P और D के बीच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही तो आएगा, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। तो ये वाला भी करेक्ट हो गया। आपको कौन सा चूज करना था बताइए, इनकरेक्ट कौन सा है, तो इनकरेक्ट आपको सेकंड मिला, जाके देखो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए में जो सेकंड वाला ग्राफ है वो क्या है, इनकरेक्ट है। आराम से देख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आराम से देख लीजिए स्टूडेंट्स, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक, ओके। नाउ अब देखिए बच्चों, अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, बहरहाल ये क्वेश्चन तो मैं प्रेशर वाला नहीं पूछूंगा आपसे, मैं पूछूंगा डिग्री सेल्सियस का एक क्वेश्चन। देखिए देखिए क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट के, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट के, ठीक, के की वैल्यू आपको निकालनी, फाइंड करनी। ग्राफ बच्चों आपको कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक, और ध्यान से सुन लीजिएगा पहले अच्छी तरीके से, देखिए ये वाले पॉइंट पे बच्चों देखो, इसने ऐसे करके यहां वॉल्यूम दे दिया, ठीक, और ये वाले पॉइंट पे बच्चों वॉल्यूम दे दिया 2.73, कितना, ये वाले पॉइंट को बोला उसने 2.73, मतलब यहां पर वॉल्यूम कितना है 2.73 यूनिट्स, ओके। और इसके बाद ये T डिग्री सेल्सियस है, ठीक, और आपको कैलकुलेट क्या करना है, गैस कांस्टेंट के, तो ऑप्शन ए में 10 टू द पावर -2, ऑप्शन बी में 10 टू द पावर 2, ऑप्शन सी में
1/10 एंड ऑप्शन डी में बच्चों 273। सही है। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, पूरी बात आपको याद होनी चाहिए। चलो मैं आपको पूरी बात ही याद दिला देता हूं, क्या ही दिक्कत है। देखिए स्टूडेंट्स, आपने क्या पढ़ा था? देखो पहली बात तो टेम्परेचर वॉल्यूम का ग्राफ है, तो चार्ल्स लॉ होगा है ना। तो यानी कि बच्चों स्टार्टिंग से कहानी स्टार्ट करो। v इज इक्वल टू के इंटू टी होता था भाई, v बाई टी इज इक्वल टू के, तो v इज इक्वल टू के टी। और इस एब्सोल्यूट टेम्परेचर की जगह तुम क्या रखते थे? याद करो, T डिग्री सेल्सियस और प्लस 273 है ना। राउंड ऑफ करके मैं वैल्यू ले रहा हूँ 273, तभी ऑप्शंस मैच करेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं रख रहा हूँ। 273 याद है। फिर यहां से v इज इक्वल टू के अंदर जाता था, तो k इंटू टी डिग्री सेल्सियस और प्लस के यहां भी मल्टीप्लाई करता था, यानी कि 273 के। फिर तुमने इसको कंपेयर कराया था किससे? याद करो, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से। और c क्या होता था? y एक्सेस पे काटा गया इंटरसेप्ट है, तो y एक्सेस पे काटा गया इंटरसेप्ट क्या है बताओ? 273 के। यानी कि बच्चों यहां से यहां तक की लेंथ हम लोग के अकॉर्डिंग, सुन लो भैया ध्यान से, हमारे अकॉर्डिंग ये वाला जो इंटरसेप्ट है वो कितना है? 273 के है हमारे अकॉर्डिंग, हमारे। और क्वेश्चन में भी तो दे के रखा हुआ यार इंटरसेप्ट। अरे एक बात बताओ जरा, ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये वाला यहां पर 2.73 दे के रखा है, इस बात का क्या मतलब है? यही तो वो कहना चाहता है कि ये वाली जो लेंथ है ये कितनी है? 2.73 है। और हम लोग के अकॉर्डिंग ये वाली लेंथ कितनी है? 2.273 के। तो दोनों को इक्वेट कर दीजिए। बात समझो ना भाई, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इंटरसेप्ट कितना लेना है मुझे? जो ब्लू कलर से लिखा है 2.73। और मैंने जब अपना इंटरसेप्ट निकाला तो मेरा इंटरसेप्ट कितना आ रहा है? 273। सही है ना। तो दोनों को इक्वेट कर दूंगा, क्या दिक्कत है? दोनों ही तो इंटरसेप्ट है, दोनों को इक्वेट कर दूंगा। सो क्या हो जाएगा बताओ? 273 के इज इक्वल्स टू 2.73। और यहां से k की वैल्यू निकाल लोगे तो कितना आ जाएगा बोलो? 2.73 डिवाइडेड बाय ये इधर आ जाएगा 273। बस सॉल्व कर लो, अब तो आप समझदार हो। ये पॉइंट इधर लेके जाओगे तो कितना आ जाएगा? 273, 2 प्लेस राइट में लेके गए 10 की पावर -2 और अपॉन में 273, ये इससे कट जाएगा तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? हाँ भाई, गैस कांस्टेंट कितना आ गया बताओ? चेक कर लो, क्या दिक्कत है बताओ? ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, देख लीजिए, ठीक, देख लीजिए। अब देखिए, अभी तक चार्ल्स लॉ में आपने पढ़ा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। चार्ल्स लॉ में आपने जो पढ़ा है, क्या पढ़ा है सर? देखिए चार्ल्स लॉ में आपने क्या पढ़ा था? चार्ल्स लॉ में आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा कि भाई वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यानी कि यहां से साफ साफ पता चल रहा है, ध्यान से सुनना भाई, यहां साफ साफ पता चल रहा है अगर तुम एब्सोल्यूट टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। हाँ भाई सही बात है। और प्रेशर कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, ये बात आपको पता है, ठीक। सो यदि आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन बात यह है कितना टेम्परेचर बढ़ाने पे कितना वॉल्यूम बढ़ेगा। फिर से सुनो भाई, चार्ल्स लॉ क्या कहता है बताओ? कि अगर तुम प्रेशर कांस्टेंट रखोगे, अमाउंट ऑफ गैस कांस्टेंट रखोगे, टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ेगा, यही तो पढ़ के आए हो। तो कितना टेम्परेचर बढ़ाने से कितना वॉल्यूम बढ़ेगा? तो इसको आप देखिए बच्चों, इसको आप कॉन्सेप्ट के नोट के तौर पे कॉपी पे नोट करिए, कॉन्सेप्ट के तौर पे। देखिए 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर, ध्यान से सुनिएगा, कॉन्सेप्ट नंबर 1 डिग्री बोलो या 1 केल्विन बोलो, बात सेम है, ठीक। 1 डिग्री सेल्सियस बोलो चाहे 1 केल्विन, मतलब आपको बस 1 डिग्री रेज करना है टेम्परेचर। मतलब सर अगर पहले 25 डिग्री सेल्सियस था तो 26 डिग्री सेल्सियस कर दिया, बस 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया या 1 केल्विन बढ़ाया टेम्परेचर, बात सेम है, ठीक। तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया या 1 केल्विन अगर आपने राइज किया, ठीक है, अगर हमने टेम्परेचर राइज कर दिया तो ध्यान से सुनिएगा, इस पे सवाल बड़े अच्छे आते हैं। तो आपका जो वॉल्यूम है, ध्यान सुनिएगा, तो आपका जो वॉल्यूम है, फिर से सुन लें सभी बच्चे, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से या
1 केल्विन बढ़ाने से, 1 डिग्री केल्विन बढ़ाने से वॉल्यूम में कितना इंक्रीज होता है? तो ध्यान से सुनिए, वी नॉट वॉल्यूम का 1/273.15 इंक्रीज होता है। ये क्या बता दिया? अभी आराम से, अभी रुक जाओ, अभी समझ में आएगा, रुक जाओ। क्या बताया सर आपने? वी नॉट वॉल्यूम का 1/273.15 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। फिर से सुन लो आराम से, पहले आप वी नॉट को लिख लो, वी नॉट क्या, नहीं तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा। वी नॉट क्या? वॉल्यूम ऑफ द गैस, वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस और एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब देखो 0 डिग्री सेल्सियस बोलो चाहे 273 केल्विन बोलो, बात सेम है। और और 273 केल्विन टेम्परेचर। सुन लो भाई मेरी बात ध्यान से, देखो क्या हुआ कि गैस का वॉल्यूम कुछ ना कुछ तो होता होगा ना, कितने टेम्परेचर पे? गैस का वॉल्यूम 0 डिग्री सेल्सियस बोलो चाहे 273 केल्विन बोलो, आराम से बिल्कुल देखो, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो होता है वही 273 केल्विन होता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन पे कुछ तो वॉल्यूम होता होगा ना भाई गैस का, उसको मैंने वी नॉट बोल दिया। तो आज के बाद याद रखिएगा वी नॉट क्या होता है बच्चों? वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। तो किसी गैस का वॉल्यूम 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन में जितना होता है ना, उसका 1/273.15 टाइम्स वॉल्यूम बढ़ जाता है। कब सर? जब तुम टेम्परेचर में 1 डिग्री राइज करोगे। भाई कोई गैस पड़ी हुई है तुम्हारे पास सिलेंडर में, तुमने उठा के गर्म कर दिया। मान लो कोई गैस, ध्यान से सुनो, मान लो बच्चों कोई गैस तुम्हारे पास सिलेंडर में पड़ी हुई है 40 डिग्री सेल्सियस पे। अरे भाई मान लो, ठीक, कोई गैस तुम्हारे सिलेंडर में पड़ी हुई है 40 डिग्री सेल्सियस पे। अब तुमने क्या किया? इसको गर्म कर दिया, 1 डिग्री राइज कर दिया, 41 डिग्री सेल्सियस तुमने टेम्परेचर उसका बढ़ा दिया, मतलब 1 डिग्री बढ़ाया तुमने। तो पता है गैस का वॉल्यूम में कितना इंक्रीज होगा? इतना, 1/273.1 टाइम्स ऑफ वी नॉट। और जहां पर वी नॉट क्या है? वी नॉट इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन। ठीक, अब आइए आपको एक सवाल दें। सवाल क्या है? बस ऐसे ही फालतू का सवाल है। 10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ा के अगर तुमने 11 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो 1 ही डिग्री का तो राइज किया है, तो वॉल्यूम ऑफ द गैस में कितना इंक्रीज हो जाएगा बच्चों? 1/273.15 टाइम्स ऑफ वी नॉट, जहां पर वी नॉट क्या है? वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन, बस यही है। अब ऐसे कुछ भी मैं आपसे पूछ लूं, मान लो मैंने बोला 44 डिग्री सेल्सियस पे गैस थी, आपने इसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ा दिया, 45 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो बताओ गैस का वॉल्यूम कितना इंक्रीज हो जाएगा? तो आप क्या बोलोगे? 1/273.15 टाइम्स ऑफ द ओरिजिन ऑफ द वी नॉट। एंड वी नॉट को याद रखना है क्या है? सुन लो भाई, आपको 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 पता है, आपको कंफ्यूज करेगा क्वेश्चन में, मैं पहले ही बता देता हूं तुम्हें। सुनो, पता है क्या बोलेगा तुमसे? चुपके से तुमसे ऑप्शन में कुछ ऐसा बोलेगा वेयर वी नॉट इज इनिशियल वॉल्यूम इज, तुम्हें कंफ्यूज करेगा भाई। अरे यार, जब ये कंफ्यूजन वाला पॉइंट नोट कर लेना पहले ही सवाल में, ठीक है? ये कंफ्यूजन वाला पॉइंट कंफ्यूज करेगा तुम्हें एग्जाम में। देखो पता है वो बोलेगा वेयर वी नॉट इज इनिशियल वॉल्यूम, जैसे ही बोल देगा तुम बड़े खुश हो जाओगे, तुम बोलोगे अच्छा वी नॉट दिया। अबे भाई ये वो वाला वी नॉट नहीं जो तुमने पढ़ा हुआ है, वी नॉट इज द इनिशियल वॉल्यूम। अरे यार हमें क्या पता इनिशियल वॉल्यूम कौन से इनिशियल वॉल्यूम की बात कर रहा है? जब तक ठीक से डिफाइन नहीं करेगा वी नॉट को ठीक से तो डिफाइन करो ना। वी नॉट क्या है? हम पढ़ के आए ठीक से, उनको छोड़ो, वो सब तो उल्टा सीधा आपको ऑप्शन देंगे। वी नॉट क्या है? वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन। 273 केल्विन पे या 0 डिग्री सेल्सियस पे जो वॉल्यूम होगा उसको ही वी नॉट मानोगे और किसी को नहीं। अब वी नॉट उसने इनिशियल वॉल्यूम लिख दिया, तुम बड़े खुश हो जाओगे, तुम सोचोगे अच्छा जो हम पढ़ के आए वही। अरे भाई इनिशियल वॉल्यूम उसने बोला तो हमें क्या पता यार इनिशियल वॉल्यूम कितने टेम्परेचर पे था, 10 डिग्री पे था कि 12 डिग्री पे था? हमारे लिए तो वी नॉट क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन पे जो वॉल्यूम है वो वी नॉट है। याद रखिएगा, जब तक वो भाषा में लिख ना दे आपको
कि वी नॉट ऐसा है, तब तक वो समझ लो कंफ्यूज कर रहा है तुम्हें। अभी सवाल भी दिखाऊंगा मैं आपको ऐसा है। अब आइए सवाल दिखाएं आपको एक, देखिए इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर स्टूडेंट्स क्वेश्चन देख लीजिएगा आप। ठीक, देखिए क्वेश्चन बोला आपको वॉल्यूम ऑफ गैस या वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस एट 273 केल्विन टेम्परेचर is x milliliter, is x milliliter. Okay, if 4 degrees Celsius, if 4 degrees Celsius temperature increases of hydrogen gas, then calculate change in volume. Then calculate change in volume. ठीक, नाउ देखिए ऑप्शन ए इज 4x, ऑप्शन बी इज 1/273.15 into x, option C is 4x upon 273.15 and option D is x upon 4 into 273.15। ठीक, अब ध्यान दो बच्चों, बहुत आसान सवाल है, कुछ नहीं करना है, पढ़ लो। कह रहा वॉल्यूम ऑफ द हाइड्रोजन गैस एट 273 केल्विन इज x, मतलब वी नॉट की वैल्यू दी हुई है। वी नॉट क्या होता था बताओ, वी नॉट क्या होता था, वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। तो 273 केल्विन पे वॉल्यूम कितना दिया, एक्स एम एल, तो वी नॉट की वैल्यू कितनी, एक्स एम एल। ठीक, ये तो उसने दे दिया। उसने बोला अगर 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, तो एक बार बताओ 1 डिग्री सेल्सियस राइज करते हो टेम्परेचर तो वॉल्यूम कितना इंक्रीज होता है, 1/273.15 टाइम्स वी नॉट। सो अगर 4 डिग्री सेल्सियस राइज करोगे तो 4 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, 4 से इधर, तो 4 डिग्री सेल्सियस यदि राइज करोगे, सो 4/200 से इधर मल्टीप्लाई करोगे ना, 273.15 इंटू वी नॉट। बस अब क्या करोगे, 4/273.15 और वी नॉट की वैल्यू कितनी, एक्स, सो 4x/273.15 राइज हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, फालतू का सवाल। ठीक, ऐसे सवाल आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, अब देखिए आपसे अगले सवाल में डायरेक्ट यही पूछ लिया आपसे, क्या जो आप पढ़ के आए हो। क्वेश्चन देखो क्या पूछा आपसे। क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रेशर रिमेनिंग द सेम। जैसे उसने बोल दिया भैया प्रेशर रिमेनिंग द सेम, यानी कि चार्ल्स लॉ वाली बात कुछ ना कुछ हो रही होगी। प्रेशर ओके रिमेनिंग द सेम, the value of given the volume of given mass of an the volume of given mass of an ideal gas, the volume of given mass of an ideal gas increase for every degree centigrade, for every degree centigrade rise in temperature by definite fraction
by definite fraction of its volume of its volume at ऑप्शन दिए हुए हैं आपको. ऑप्शन ए इज 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी इज 0 डिग्री केल्विन, ऑप्शन सी इज 25 डिग्री सेल्सियस एंड ऑप्शन डी इज 273. जरा ध्यान देना, डिग्री सेल्सियस लिखा है, आंखें खोल लीजिएगा. देखो उसने क्या बोला, प्रेशर रिमेनिंग द सेम, द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ एन आइडियल गैस इंक्रीजेस फॉर एवरी डिग्री सेंटीग्रेड. मतलब हर एक डिग्री सेंटीग्रेड जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम ऑफ द गैस एक डेफिनेट फ्रैक्शन से, अपने वॉल्यूम के एक डेफिनेट फ्रैक्शन से बढ़ जाती है. अब अपने कौन से वॉल्यूम के डेफिनेट फ्रैक्शन से बढ़ जाती है? कह रहा है वो एक डेफिनेट फ्रैक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम, और वो वॉल्यूम कितने टेम्परेचर में माना जाता है? तो याद करो वो डेफिनेट फ्रैक्शन क्या है, 1/273.15. और वो वॉल्यूम कौन सा वॉल्यूम होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे जब गैस होती है वाला वॉल्यूम होता है. तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए? कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन. यस. कुछ लोग गलती से क्या करेंगे एग्जाम में, देखो इसमें गलती क्या होगी आपसे बता दूं मैं. आप जल्दीबाजी में कौन सा ऑप्शन देखोगे? डी ऑप्शन. 273 के आगे आप पढ़ोगे ही नहीं भाई. 273 केल्विन थोड़ी ना लिखा हुआ यार, 0 डिग्री सेल्सियस, सॉरी डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है ना. अगर ये 273 केल्विन होता तब सही हो जाता. और इसी तरीके से तुम्हें यहाँ भी कंफ्यूज कर सकता है. 0 तुमने देखा, ये देखो 0 केल्विन भी लिखा है, तो उसमें भी ध्यान देना. 0 केल्विन पे नहीं लगाना है, 0 डिग्री सेल्सियस पे लगाना है. ठीक. अगला सवाल देखिए. अगला सवाल भी ऐसा ही सवाल है. देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में आपको क्या देता है? कह रहा है एट कांस्टेंट प्रेशर, है ना, एट कांस्टेंट प्रेशर 40 ml वॉल्यूम, 40 ml वॉल्यूम ऑफ गैस increases, of gas increases if temperature of gas, if temperature of gas increases, if temperature of gas increases 4 degree Celsius, 4 degree Celsius. ठीक. Calculate the volume of the gas, calculate the volume of the gas, calculate the volume of the gas at 273 Kelvin temperature. ठीक. नाउ देखिए, ऑप्शन ए इज 273 पॉइंट, नहीं ऐसा नहीं, रुक जाओ. ऑप्शन ए इज स्टूडेंट्स 2.7315 लीटर्स. ठीक. ऑप्शन बी इज 27.315 liters. Option C is 10 to the power minus 2 liters. ठीक. 10 to the power 2 liters. And option D is 40 into 10 to the power minus 3 liters. सही है. ओके. नाउ अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखिए सवाल क्या कहता है. कहता है कांस्टेंट प्रेशर है. ठीक है भाई. ठीक. मतलब चार्ल्स लॉ की बात हो रही है, और चार्ल्स लॉ में ही हमने पढ़ा है टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ेगा. ठीक. तो कांस्टेंट प्रेशर है, 40 ml ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीजेस इफ इट्स टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीजेस 4 डिग्री. ठीक है भाई. तो ध्यान से सुनो. देखो 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 देखो, बात समझो भाई, बात समझो. देखो, इफ टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीजेस 4 डिग्री, मतलब उन्होंने गैस का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया, तो उनका वॉल्यूम कितना हो गया? 40 ml. मतलब उनका जो वॉल्यूम इंक्रीमेंट हुआ 40 ml हुआ. बात समझो समझो. देखो देखो,
उन्होंने क्या किया है, 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज किया उन्होंने, तो उनके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वॉल्यूम में कितना इंक्रीज हुआ बताओ? 40 ml का। भाई उनके उनके अकॉर्डिंग 40 ml का इंक्रीज हुआ है, तो कोई बात नहीं, होने दो, होने दो। हम एक काम करते हैं ना, हम लोग अपने अकॉर्डिंग निकाल लें, ध्यान से सुनिएगा, हम लोग अपने अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं ना कि भाई 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पे वॉल्यूम में कितना इंक्रीज होगा, ये हम अपने अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं। तो देखो देखो देखो, हमारे अकॉर्डिंग 1 डिग्री राइज करने पर, टेम्परेचर को बच्चों 1 डिग्री राइज करने पर हम लोग के अकॉर्डिंग वॉल्यूम कितना इंक्रीज करता है? 1 टाइम्स वी नॉट। जहां पर आप लोग को पता है क्या कि वी नॉट क्या है? वी नॉट 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस का वॉल्यूम है। और यही तो पूछा यार, चेक कर लो, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 273 केल्विन, यानी कि बच्चों उसने सवाल में क्या पूछा आपसे? वी नॉट। चेक कर लो, यही तो पूछ रहा है। अब देखो क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे लगाओगे आप, देखो कैसे करोगे आप, ध्यान से चेक करो, देखो कैसे करोगे। यस, सही आंसर बता रहे हो आप, जो बच्चा भी बता रहा है। चलो, 1 डिग्री राइज कर रहे हो तो इतना वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो 4 डिग्री राइज करने पर कितना वॉल्यूम बढ़ेगा? इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4/273.15 वी नॉट। अब सुनो भाई, हम लोग के अकॉर्डिंग इतना वॉल्यूम हो जा रहा है राइस करके 4 डिग्री राइस करने पर, और इनके अकॉर्डिंग इतना हो जा रहा है 40 ml, दोनों को इक्वेट कर दो। हमारे अकॉर्डिंग इतना है, 4 डिग्री राइस करने पर हमारे अकॉर्डिंग इतना वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन में इंक्रीज दिया हुआ है 40, इक्वेट कर दो, वी नॉट की वैल्यू निकाल लो। अब यहां से आप वी नॉट बच्चों निकाल लीजिएगा, निकाल लोगे? हाँ, कितना हो जाएगा बोलो? वी नॉट देखो, 4 1 जा 4, 4 10 जा, है ना? ओके। और एक बात का ध्यान रखना भाई, ये 40 ml में था तो आंसर आपका ml में आएगा, तो वी नॉट इज इक्वल्स टू 10 इंटू ये 273.15 ml। ठीक, अब जैसे ही आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0.1 प्लेस राइट में जाएगा, तो 273 1.5 ml में आएगा। तो भैया जरा सावधानी से सवाल करिएगा, ऑप्शंस लीटर में देके रखे हैं, ज्यादा जल्दीबाजी मत करिएगा। अब इसको 1000 से डिवाइड करोगे तब आंसर आएगा। 273.15 डिवाइडेड बाय 1000 आप करोगे तो ये लीटर में हो जाएगा। ठीक, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है ये 3 प्लेस लेफ्ट में आएगा, तो यहां से हो जाएगा आपके पास वी नॉट इज इक्वल्स टू 2.7315 लीटर्स। हाँ भाई, देख लो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, चेक कर लीजिए। ठीक, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, ये हो गया। नाउ अब आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं, चार्ल्स लॉ के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है ना? और क्वेश्चन आप दो तरीके से कर सकते हो, मैंने आपको पहले ही बताया। कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं चार्ल्स लॉ पे। देखो क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्या बोल रहा है? 500 मिलीलीटर ml, ml का मतलब मिलीलीटर, ऑफ नाइट्रोजन गैस ऑफ नाइट्रोजन गैस at 27 degree Celsius, at 27 degree Celsius is cooled to -5 डिग्री सेल्सियस। ध्यान दें बच्चों, टेम्परेचर चेंज किया है उसने, ठीक, एट द सेम प्रेशर, एट द सेम प्रेशर। अब देखो किसी सिलेंडर में गैस रखी हुई थी, ठीक, उसने क्या किया, गैस को कूल कर दिया, ठंडा कर दिया, तो बस टेम्परेचर चेंज किया, नंबर ऑफ मोल्स तो चेंज होंगे नहीं, सिलेंडर बंद है ना, सील पैक है, कहीं से गैस लीक तो हो नहीं रही है, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स भी फिक्स है, प्रेशर कांस्टेंट है, चार्ल्स लॉ लगा दो, आंसर आ जाएगा। ठीक, द न्यू वॉल्यूम बिकम्स, द न्यू वॉल्यूम बिकम्स, ऑप्शन ए
326.32 ml, ठीक। ऑप्शन बी 446.66 ml, ठीक। ऑप्शन सी 546.32 ml, ठीक। ऑप्शन डी 771.56 ml, ठीक है। ये अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, आप दो तरीके से सवाल को कर सकते हो। पहला तरीका क्या है, जब आप पहचान ही गए हो, मेथड नंबर 1 देखिए, चार्ल्स लॉ से कर सकते हो। क्या पढ़ाया गया बताओ, v अपॉन टी इनिशियल वाला इज इक्वल्स टू v अपॉन टी फाइनल वाला। क्या दिक्कत है बताओ। तो देखो इनिशियल में वॉल्यूम बच्चों कितना था, 500 ml वॉल्यूम था। तो इनिशियल वॉल्यूम कितना है तुम्हारा, 500 ml, है ना। इनिशियल टेम्परेचर कितना है तुम्हारा, 27 डिग्री। अब बताओ क्या आप डिग्री सेल्सियस में ही रख दोगे, बोलो नहीं, ठीक। तो आप क्या करोगे बताओ, इस डिग्री सेल्सियस को किस में चेंज करोगे, केल्विन में। कैसे करते हैं, 273 ऐड करके। भाई जिसको इतना भी बेसिक नहीं पता तो बहुत गलत बात है। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में लेके जाओगे ना, ठीक, तो कितना बनेगा बताओ यहाँ टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना बनेगा, 27 में क्या ऐड करोगे बोलो, 273, ठीक, इज इक्वल्स टू। अब बताओ V फाइनल तुम्हें निकालना है, फाइनल वॉल्यूम, और टेम्परेचर को 27 डिग्री सेल्सियस से कूल करके कहां तक ले जाता है, -5 तक। तो -5 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम कितना होगा ये आपको बताना है। तो -5 डिग्री सेल्सियस को यहाँ एब्सोल्यूट टेम्परेचर में कैसे चेंज करेंगे, -5 डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड कर देंगे, समझ गए। बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए और यहां से V फाइनल निकाल लीजिए। तो यहां से क्या हो जाएगा आपके पास, 500 अपॉन नीचे हो जाएगा 300 इज इक्वल्स टू V फाइनल अपॉन में बच्चों कितना हो जाएगा भाई, चेक कर लो, 13 माइनस 268 है ना, 268 हो जाएगा ऐसा कुछ। ये 2 0 से 2 0 गया, और यहां से क्या आ जाएगा, V फाइनल इज इक्वल्स टू 5/3 इंटू 268, ठीक। इसको आप सॉल्व कर लो, देख लो क्या आंसर आ रहा है, डेसिमल वगैरह में आएगा ऑब्वियसली। तो 5 इंटू 268, ओके, डिवाइडेड बाय कितना है, 3 है, तो कितना आ गया, 4.46, 4.46। क्या गलती हो रही भाई, गलती एक्चुअल में कुछ नहीं हो रही है। यहाँ पे देखो जरा, ये आप मल्टीप्लाई करोगे, मैं बता दे रहा हूँ, ये आएगा 1340 अपॉन में 3, डिवाइड लगाओगे 400 के आसपास आएगा, 446.66, ठीक, ऐसा कुछ मिलीलीटर, 446.66। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अरे डी कैसे आ जाएगा भाई, डी थोड़ी ना आएगा, कैलकुलेशन करके देखिए डी कैसे आएगा, डी थोड़ी ना आ जाएगा। सही तो किया है, चेक कर लो, मल्टीप्लाई डिवाइड करके चेक कर लीजिए, सही किया। ये मेथड नंबर 1 था बच्चों। मेथड नंबर 2 कैसे कर सकते हो, इसी सवाल को देखिए। सर मेथड नंबर 2 क्यों दिखा रहे हो आप, भैया बहुत इंपॉर्टेंट है मेथड नंबर 2। पता है क्या, आपको एग्जाम में किसी लॉ के बारे में सोचना ही नहीं पड़ेगा मेथड नंबर 2 में। अगर नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, कुछ मत सोचो कि चार्ल्स लग रहा है कि बॉयल्स लग रहा है कि गेर लुजैक लग रहा है, कुछ सोचना नहीं पड़ेगा आपको, सीधे उठा के लगा दीजिए, नंबर ऑफ मोल्स इनिशियल वाले बराबर नंबर ऑफ मोल्स फाइनल वाले। क्या दिक्कत है बताओ, सीधे लगा दो, सारे सवाल हो जाएंगे ना। मैं आपको एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, जिसमें आप, भाई थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज दे दिया बच्चे को, अब तुम पहचान ही नहीं पा रहे हो कि चार्ल्स लगेगा कि बॉयल्स लगेगा कि कौन सा लॉ लगेगा। तो कुछ नहीं, ये सब कोई टेंशन नहीं, कोई बड़ा सवाल दिख जाए आपको, अरे सारे सवाल आप इसी से करो ना, क्या दिक्कत है यार, एन इनिशियल इज इक्वल्स टू एन फाइनल से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी सवाल हो, कैसी भी लैंग्वेज हो, सारा बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, दिखाता हूं मैं आपको। अब अगर आपको याद हो तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या था बताइए, पी इंटू वी अपॉन आर इंटू टी, याद है। तो पी इंटू वी, भाई नंबर ऑफ मोल्स क्या होता था, पी इंटू वी अपॉन आर इंटू टी इनिशियल वाला इज इक्वल्स टू पी इंटू वी अपॉन आर इंटू टी कौन सा, फाइनल वाला, ठीक। उठा के रखते जाओ, सॉल्व हो जाएगा। लेकिन एक बात, चलो रख दो, प्रेशर कांस्टेंट है भाई, तो जो प्रेशर यहाँ वही यहाँ, आर कांस्टेंट जो यहाँ वही यहाँ, ठीक। सो प्रेशर
इंटू इनिशियल वॉल्यूम कितना था 500 ml, ठीक, अपॉन में आर ऐसे ही रहेगा, और इनिशियल टेम्परेचर कितना था 300 केल्विन, ठीक, बराबर इनिशियल प्रेशर जो था वही फाइनल प्रेशर है, तो यहां भी पी रखोगे, प्रेशर कांस्टेंट है, इनटू नया वॉल्यूम आपको निकालना है, ये वाला वॉल्यूम आपको निकालना है, इसको वी फाइनल लिख दो ऐसे करके, अपॉन में आर ऐसे ही रहेगा, गैस कांस्टेंट है, इनटू टी, नया टेम्परेचर कितना था 268, ये लीजिए। अब देखो पी से पी गया, आर से आर गया, तो बात तो वही पड़ी ना, वी फाइनल यहां से कैलकुलेट करोगे तो 446.66 ml ही तो आ जाएगा, ठीक है, तो बात वही पड़ी। इस बार पी और आर कट जाएगा, क्या दिक्कत है, प्रेशर कांस्टेंट है, आर तो हमेशा कट ही जाता है, इस बार प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर कट जाएगा, समझ गए। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं ये आपको खुद ही पता चल जाएगा। अब एक सवाल देखिए जरा नेक्स्ट, ये मेथड नंबर 2 है। मेथड नंबर 2 क्यों लगा रहे हैं आपको आज शायद ना पता चले आज की क्लास में, या एंड तक पता भी चल सकता है, ठीक है। एक एग्जाम में बहुत बड़ा सा क्वेश्चन उन्होंने दे दिया था, तो वो समझ में नहीं आ रहा था करें कैसे। तो इनिशियल मोल्स इज इक्वल्स टू फाइनल मोल आप कर दोगे, सवाल आपका तुरंत बन जाएगा, कुछ आपको सोचना ही नहीं है उसके बारे में, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, ओके। नाउ हर एक सवाल बनता है इससे। क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन में क्या बोला इसने, कह रहा है इफ द टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीज, इफ द टेम्परेचर ऑफ गैस increases 300 Kelvin to 400 Kelvin, 300 Kelvin to 400 Kelvin, देख लो भाई टेम्परेचर चेंज कर रहा है, केल्विन में दिया हुआ है, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। बच्चों उसने प्रेशर कांस्टेंट कर दिया है, समझ जाना, चार्ल्स लॉ, ठीक, ओके। कैलकुलेट परसेंटेज of volume change of volume change during process ऑप्शंस भी दे के रखे हैं। सो ऑप्शन ए इज 10%, ऑप्शन बी इज 12.5%, ठीक, ऑप्शन सी इज 31.77% and option D is none of these, ठीक। नाउ अब ध्यान दो बच्चों, कुछ नहीं करना है इसमें, मेथड नंबर 1 से यदि आप करोगे, और एक बात तो बता देता हूं, परसेंटेज चेंज ऑफ वॉल्यूम कैसे निकालोगे, किसी भी क्वांटिटी का परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं बताइए। अगर आपको याद हो कल की क्लास में प्रेशर के बारे में पढ़ाया गया था, क्या करते हैं, डेल्टा वी अपॉन वी इनिशियल इंटू 100, और डेल्टा वी कैसे निकालोगे बताओ, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल डिवाइडेड बाय वी इनिशियल इंटू 100, सही है। अगर ये पॉजिटिव आएगा इसका मतलब वॉल्यूम में जो चेंज हो रहा है वो इंक्रीमेंट, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। अगर ये नेगेटिव आंसर आएगा, नेगेटिव परसेंटेज आएगी, तो इसका क्या मतलब है कि वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, बस क्या दिक्कत है, ठीक। तो ध्यान दे स्टूडेंट्स, इफ द टेम्परेचर ऑफ द गैस इंक्रीजेस, तो देखो पहले टेम्परेचर कितना था 300 केल्विन, बात समझो, देखो V अपॉन टी कौन सा वाला, इनिशियल वाला, बराबर V अपॉन टी कौन सा, फाइनल वाला, ठीक। तो यहां से देखो V अपॉन टी, V इनिशियल कितना था नहीं पता, तो V मान लो पहले वॉल्यूम V था, ठीक, और टेम्परेचर तब कितना था 300 केल्विन था, ठीक है, इज इक्वल्स टू वी फाइनल को VF मान लो, V फाइनल अपॉन में तब टेम्परेचर कितना हो गया 400 केल्विन हो गया, ठीक। यहां से V फाइनल निकाल लो, ये 400 इधर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4/3 इंटू वी इज इक्वल्स टू वी फाइनल, बस बात बन गई। वी फाइनल को इनिशियल वॉल्यूम V के टर्म्स में निकाल लिया, ले जाके रख दीजिए। तो यहां से देखो V फाइनल की जगह कितना रखोगे बताओ, 4/3, V माइनस V इनिशियल की जगह कितना रखोगे बताओ, कहाँ गया भाई V इनिशियल, यस V इनिशियल तो V है आपका, V इनिशियल तो V है, सही है। हाँ कोई समस्या है क्या बताइए, नहीं।
तो v इनिशियल कितना है v, और अपॉन में v इनिशियल की जगह कितना रखोगे v, और इनटू में 100। ये लीजिए क्या समस्या हो गई भाई, ऊपर से v बच्चों कॉमन ले लो तो v से v कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 4/3 -1 और इनटू में 100 बचेगा। ठीक, ये कितना होगा 1/3 इंटू 100 यानी कि 100/3, और 100/3 यदि आप सॉल्व करेंगे तो चेक कर लेना कितना आ जाएगा। मेरे ख्याल से 33 पॉइंट है ना, अरे इसको ऑप्शन भी सही कर लो यार, 33.34% के आसपास। ठीक, सॉल्व कर लेना आ जाएगा। ये मेथड नंबर 1 था। अब इसी सवाल को आप मेथड नंबर 2 से बना सकते हैं, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मेथड नंबर 2 में क्या करोगे बताओ, नंबर ऑफ मोल्स इनिशियल वाले इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स फाइनल वाले, और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हो, P इंटू वी अपॉन आर इंटू टी। इनिशियल इज इक्वल्स टू P इंटू वी अपॉन आर इंटू टी, कौन सा फाइनल। अब प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर से प्रेशर गया, आर से आर गया, सही है। ऊपर V इनिशियल को हमने V माना था, मतलब इनिशियल वॉल्यूम V है, इनिशियल टेम्परेचर कितना था 300 केल्विन, है ना, इज इक्वल्स टू V फाइनल को VF से दिखा दो, और फाइनल टेम्परेचर 400 था, इक्वेशन वही बन जाएगी। इसके आगे आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। dy/s का मतलब होता है डू योर सेल्फ, डू बाय योर सेल्फ, बस। तो ये सेकेंड मेथड हम क्यों लगा रहे हैं, सेकेंड मेथड इसलिए हम लगा रहे हैं कि एग्जाम में आपको एक बड़ी सी लैंग्वेज लिख के आएगी, क्वेश्चन जो आएगा आप यही लगा देना भाई, जवाब आपके सामने अपने आप आ जाएगा। मैं सवाल भी आपको दिखाऊंगा आज या कल में, इसीलिए बता रहा हूँ कि मेथड नंबर 2 है ना। सवाल आपको बहुत खराब सा सवाल दे देगा, कोई डायग्राम दे देगा उसमें उल्टा सीधा, और आपको परेशान करेगा। कुछ नहीं करना है, यही लगा दो कि जितना भी कॉम्प्लिकेटेड सवाल होगा अपने आप हो जाएगा, जवाब आपका अपने आप आ जाएगा। ठीक, अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं नेक्स्ट आइडियल गैस लॉ, दैट इज गे-लुज़ैक लॉ। ठीक है ना, क्या करेंगे, गे-लुज़ैक लॉ। ठीक, नेक्स्ट लॉ की हेडिंग है स्टूडेंट्स यहां पर गे-लुज़ैक्स, नाम है यार, है ना, नाम है बंदे का, गे-लुज़ैक्स लॉ। अब ये क्या कहता है बताओ, इस बार क्या होगा बताओ, इस बार भाई आपने बॉयल्स लॉ में प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशन बताया, चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन बताया, तो इस बार आप क्या करोगे, इस बार आप प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन बता दो। ठीक, तो आपके जो पैरामीटर्स हैं P, T, V और N, इस बार हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है ना, और हम इन दोनों में क्या बताएंगे, प्रेशर और टेम्परेचर में रिलेशन बता देंगे। क्या दिक्कत है बताइए। ठीक, तो बच्चों यहां पर ध्यान से जरा चेक करिए क्या होता है यहां पर। गे-लुज़ैक लॉ क्या कहता है, ये बोलता है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, वॉल्यूम गैस का कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, ठीक, तो यदि आप गैस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा गैस का। क्या दिक्कत है बताओ, और खुद भी सोचो यार, बड़ी सीधी सी बात है, तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे गैस का तो उसको एनर्जी मिलेगी ना, मॉलिक्यूल्स को, तो और तेजी से रैंडम मोशन करेंगे इधर उधर, तो वो कंटेनर की वॉल पे और प्रेशर लगाएंगे। क्या दिक्कत है। ठीक, नाउ तो इस बात को यदि आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। ठीक, द प्रेशर ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इज द प्रेशर ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस। देखो फिक्स अमाउंट ऑफ गैस का मतलब नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है। ठीक, इज डायरेक्टली proportional to is directly proportional to absolute temperature, is directly proportional to absolute temperature. Okay, temperature in Kelvin, absolute temperature means temperature in Kelvin, correct, at constant volume, at
कांस्टेंट वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट है। ठीक, अब देखो बच्चों, मान लो आपके पास कोई सिलेंडर है इस तरीके से। देखिए वॉल्यूम कांस्टेंट है भाई, कोई पिस्टन विस्टन का खेल नहीं है यहाँ पर। मतलब ऐसा नहीं कि आप इसका पिस्टन प्रेस कंप्रेस कर रहे हो, कुछ नहीं, वॉल्यूम फिक्स है। मतलब गैस अगर इसमें भरी हुई है इतने वॉल्यूम में, वी वॉल्यूम में, तो वी कांस्टेंट है। आप वॉल्यूम क्या है आपका? कांस्टेंट। मान लीजिए स्टूडेंट्स, पहले इस गैस का प्रेशर था P1, वॉल्यूम तो V ही था, और टेम्परेचर था T1, और नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए? N। तो यहां से आपने क्या किया? आपने टेम्परेचर चेंज किया। टेम्परेचर आपने T1 से चेंज करके T2 कर दिया, और वॉल्यूम उतना ही है, V वॉल्यूम है, नंबर ऑफ मोल्स भी उतने ही है। तो प्रेशर P1 से कितना हो गया? P2 हो गया। बस क्या दिक्कत है? ठीक। नाउ अब कुछ नहीं करना है यहाँ पर, P इज प्रोपोर्शनेट टू T है, तो P इज इक्वल्स टू प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट K आएगा, सो K इंटू T। सही है ना? इसके बाद यहां से देखिए, यहां से P अपॉन T इज इक्वल्स टू कांस्टेंट हो जाएगा। यानी कि यहां से जो आपके सवाल में बनेंगी चीजें वो कुछ इस तरीके से बनेंगी। प्रेशर और टेम्परेचर इनिशियल वाला इज इक्वल्स टू प्रेशर और टेम्परेचर का रेशियो फाइनल वाला। बस, यानी कि प्रेशर और टेम्परेचर का जो रेशियो रहेगा वो हमेशा फिक्स रहेगा। और कांस्टेंट के किस पे डिपेंड करेगा? जो जो कांस्टेंट है, मतलब के डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ कांस्टेंट के। ये जो कांस्टेंट के डिपेंड्स, हाँ भाई, ये डिपेंड करेगा किसके किसके ऊपर? ये डिपेंड करेगा आपका नंबर, जो क्या क्या कांस्टेंट है उनके ऊपर, क्या क्या कांस्टेंट है। ठीक, लो भाई लास्ट स्लाइड देख लो। हाँ भाई, क्या क्या कांस्टेंट है इस लॉ में बताइए? वॉल्यूम कांस्टेंट है तो के की वैल्यू वॉल्यूम पे डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करेगी, और नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड करेगी। ठीक है, ओके। सो देखते हैं, चलिए। तो बच्चों ये डिपेंड करेगा, आपका वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम ऑफ द गैस, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट था। दूसरा क्या है आपका? बताइए, दूसरा क्या है आपका? नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि अमाउंट ऑफ गैस। यानी कि नंबर ऑफ मोल्स। एंड थर्ड तो आप लोग को पता ही है, नेचर ऑफ द गैस। ठीक, सवाल स्टार्ट कर लीजिए। अच्छा, इसमें भी नेक्स्ट जो पॉइंट आप नोट करोगे, देखिए बात तो वही है फिर से। क्या भाई, गेल-ओज़ैक लॉ में क्या बोला गया बताओ? कि अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा। तो वही सवाल है कि कितना टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कितना प्रेशर बढ़ेगा। तो 1 डिग्री राइज करने पर, ध्यान से सुन लीजिए, 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने पर प्रेशर पी नॉट का 1/273.15 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। जहां पर पी नॉट क्या है? प्रेशर एट 0 डिग्री सेल्सियस या प्रेशर एट 273 केल्विन। पूरा कॉन्सेप्ट वही है जो आपने चार्ल्स लॉ में पढ़ा था। ठीक, मतलब 1 डिग्री राइज करोगे अगर टेम्परेचर, ठीक, तो वॉल्यूम में कितना राइज आएगा? वॉल्यूम कह रहा हूं, सॉरी, प्रेशर में कितना राइज आएगा? 1/273.15 टाइम्स पी नॉट, वेयर पी नॉट क्या है? प्रेशर ऑफ द गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन, वेयर पी नॉट is equals to the pressure of gas, pressure of gas at 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन। ठीक, ओके। नाउ बस यही है, और क्या। अब देखो इसी पे सवाल भी दे दिया आपको, है ना? देखो इसी पे सवाल दे दिया आपको। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में बच्चों उसने आपसे बोला, इफ 1 डिग्री राइज, इफ 1 डिग्री टेम्परेचर राइज या टेम्परेचर इंक्रीज, है ना? ओके, इफ 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज ऑफ नाइट्रोजन गैस, ऑफ नाइट्रोजन गैस
एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट है भाई, ध्यान देना, वॉल्यूम कांस्टेंट है मतलब गेल-लुसाक लॉ है, ठीक, मतलब टेम्परेचर चेंज करने पर प्रेशर में चेंज आएगा, ओके। तो इफ 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीजेस या इंक्रीज ऑफ नाइट्रोजन गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ओके, देन pressure of nitrogen gas increases। ऑप्शंस में आपको क्या देके रखा है, ऑप्शन ए 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल प्रेशर, ऑप्शन बी इज 1/273.15 टाइम्स प्रेशर ऑफ द गैस, प्रेशर ऑफ, आंखें खोल लीजिएगा भाई, ऑफ द गैस, प्रेशर ऑफ द गैस एट 273.15 डिग्री सेल्सियस। कंफ्यूज कर रहा है तो मैं ध्यान देना जरा, ठीक। ऑप्शन सी 1/273.15 into pressure of the gas at 273.15 केल्विन। 273.15 बोलो चाहे 273 बोलो, बात सेम है, ओके। उसके बाद ऐसा नहीं दिया उसने, उसने आपको दिया एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक। उसके बाद ऑप्शन डी में दिया उसने 1/273.15 इंटू इनिशियल प्रेशर। बोलिए कौन सा ऑप्शन सही है? हाँ भाई, कौन सा ऑप्शन सही बताइए, करेक्ट ऑप्शन बताइए, कौन सा ऑप्शन सही बताइए। 1 डिग्री राइज किया ओनली, गैस में के टेम्परेचर में 1 डिग्री राइज किया है तो प्रेशर में कितना इंक्रीज होगा बताइए, 2 टाइम्स होगा क्या? बी सी डी कौन सा ऑप्शन सही है, बोलो। यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अभी पढ़ाया था ना 1/273 पॉइंट्स, सॉरी 1/273 पॉइंट टाइम्स पी नॉट, और पी नॉट क्या होता है, प्रेशर ऑफ द गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस या प्रेशर ऑफ द गैस एट 273 केल्विन। यहाँ से कंफ्यूज मत हो जाना, ये केल्विन नहीं लिखा है, डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है, ये चीज़ हो गई। नाउ सवाल देखिए, क्वेश्चन देखिए, देखिए क्या कहता है क्वेश्चन में आपको। क्वेश्चन में कह रहा है अ 10 ग्राम ऑफ गैस, अ 10 ग्राम of gas at atmospheric pressure, at atmospheric मतलब 1 atm, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जब भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते समझ जाना प्रेशर क्या है, 1 atm है। एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज cooled from 273 degree Celsius to 0 degree Celsius, keeping volume constant, keeping volume constant, its pressure would become option A is 1/2 atm, option B is 1/273 atm, atm मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऑप्शन C is 2 atm and option D is 273 atm, ठीक। ये क्वेश्चन आपको दिया, ठीक है। दो मेथड है बच्चों इसके, अब ध्यान से करो, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो मेथड नंबर 1 क्या होगा, प्रेशर और टेम्परेचर
का जो रेशियो है कांस्टेंट, यानी कि इनिशियल वाला इज इक्वल्स टू प्रेशर टेम्परेचर का रेशियो फाइनल वाला। तो प्रेशर इनिशियल कितना है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, मतलब 1 atm था, अपॉन इनिशियल टेम्परेचर कितना है बताओ, 273 डिग्री सेल्सियस। सो 273 डिग्री सेल्सियस को किस में चेंज करोगे, केल्विन में। तो कैसे करोगे बताओ, 273 डिग्री सेल्सियस है ये, ध्यान देना, इसमें फिर से 273 ऐड करोगे तो इनिशियल टेम्परेचर आ जाएगा केल्विन में, इज इक्वल्स टू प्रेशर फाइनल वाला निकालना है आपको, अपॉन में टेम्परेचर फाइनल वाला कितना हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करोगे तो कितना आ जाएगा, 0 + 273। ठीक, अब यहाँ भी केल्विन में आ गया, यहाँ भी केल्विन में आ गया, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से आ गया 1 atm डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा, 273 इंटू 273 + 273 2 टाइम्स 273 इज इक्वल्स टू पी फाइनल अपॉन में 273। अब चेक कर लो, 273 से 273 कटा, पी फाइनल कितना आ गया, 1/2 atm, हाफ atm। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, चेक कर लो भाई। ये था मेथड नंबर 1। और इसी क्वेश्चन को आप मेथड नंबर 2 से भी कर सकते थे। तो मेथड नंबर 2 में क्या करते बताइए, मेथड नंबर 2 में क्या करते बताइए, नंबर ऑफ मोल्स इनिशियल वाले इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स फाइनल वाले। ठीक है, सो नंबर ऑफ मोल्स इनिशियल वाले कैसे निकालते बताइए, P इंटू वी अपॉन R इंटू टी, कौन सा, इनिशियल वाला, ठीक, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स फाइनल वाले, सो P इंटू वी अपॉन R इंटू टी फाइनल वाला। अब देखो भाई, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इधर से V से V गया, R से R गया, लो सवाल वैसे ही बन गया। प्रेशर इनिशियल वाला 1 atm, टेम्परेचर इनिशियल वाला 273 + 273 546 केल्विन। प्रेशर फाइनल वाला तुम्हें निकालना है, और टेम्परेचर फाइनल वाला कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 0 + 273 केल्विन, 273 बनता और 2 जा, सो प्रेशर फाइनल कितना आ गया, 1/2 atm। जैसे पसंद है वैसे आप कर सकते हो। ठीक, चेक कर लीजिए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद बात करते हैं ग्राफ की। इसमें अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो क्या होगा आपका बताइए, आपका यहाँ पर बच्चों जो प्रेशर है, सॉरी जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है। तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है तो ऐसे ग्राफ्स को आइसोकोरिक, कोरिक मतलब वॉल्यूम, आइसोकोरिक ग्राफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोकोरिक ग्राफ बोलते हैं। ठीक, सो ध्यान से चेक करिएगा जरा, ग्राफ ऑफ गे-लुसाक लॉ, गे-लुसाक लॉ, प्रोसेस आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक, ओके, वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम आपका क्या होगा यहाँ पर, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले नोट कर लीजिए आइसोकोरिक प्रोसेस कौन से प्रोसेस होते हैं। सो आइसोकोरिक प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं जब वॉल्यूम जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होते हैं। ठीक है ना, सो प्रोसेस अकर्स एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अ प्रोसेस which occurs at constant volume, occurs at constant volume। ठीक, नाउ अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहां पर क्या होगा देखिए, ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे आप। तो सबसे पहला जो ग्राफ होगा आपका, आपको पता ही बच्चों यहाँ पर P/T कांस्टेंट होता है। तो यदि आपका P/T कांस्टेंट होता है तो कहने का मतलब है कि P = KT आप लिख सकते हो, और इसको कंपेयर कराओगे किससे, Y = mx से। तो ग्राफ कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन से। ठीक, अगर आप ग्राफ बनाओगे P वर्सेस T का ग्राफ, तो प्रेशर यहाँ y एक्सिस पे और टेम्परेचर आपका कहाँ आएगा, x एक्सिस पे। तो ग्राफ आपका कहाँ पर आएगा, ये इस तरीके से। ठीक,
और आप साफ साफ देख सकते हो कि ग्राफ का स्लोप जो है के इक्वल है, सो m इज इक्वल्स टू के इक्वल है। और कांस्टेंट के किस पे डिपेंड करेगा, जो कांस्टेंट है यानी कि वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा। और देखो P इज इक्वल्स टू के टी, और सुनो PV इज इक्वल्स टू NRT से, ये इक्वेशन 1, और PV इज इक्वल्स टू NRT से बच्चों P की वैल्यू यदि आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा, NRT अपॉन में V, सही है, NRT अपॉन में V, ये P आ गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब आप कंपेयर कर दो, यहां पर देखो, यहाँ पे T का मल्टीप्लाई कौन है, K, और यहाँ T का मल्टीप्लाई कौन है, NR अपॉन V। तो कंपेयर करोगे 1 और 2 से तो K कितना बैठेगा, K कितना आ जाएगा, NR अपॉन V, सही है। तो कहने का मतलब ये है कि स्लोप आपको क्या बताएगा, यहां पर स्लोप आपको क्या बताएगा, NR अपॉन V के बारे में। अब नंबर ऑफ मोल्स यानी कि अगर गैस का अमाउंट फिक्स कर दिया उसने, R फिक्स कर दिया, तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा, सुन लो भैया साफ साफ बात, K ज्यादा का मतलब स्लोप ज्यादा, एंड K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका वॉल्यूम कम होगा। सुन लिया, जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका वॉल्यूम कम होगा। सवाल आ गया इसी पे, सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन में बच्चों क्या दिया इन्होंने आपको, क्वेश्चन में दिया, ध्यान से चेक करिएगा, ये V1 और ये V2, ठीक। सो V1 और V2, ठीक, और यहाँ टेम्परेचर और यहाँ प्रेशर, ऐसे करके सवाल दिया। और सुनिए ऑप्शंस दे दिए आपको, ऑप्शन ए इज V1 इज इक्वल्स टू V2, ऑप्शन बी इज V1 is greater than V2, option C is V1 is less than V2, and option D is none of the above, none, okay, none, correct। ओके स्टूडेंट्स, तो बताइए भाई, जिसका स्लोप ज्यादा उसका वॉल्यूम कम, अभी अभी तो बताया था, चेक कर लो, क्योंकि स्लोप K इज इक्वल्स टू NR अपॉन V, है ना, स्लोप ज्यादा जिसका उसका वॉल्यूम कम, ठीक। तो ये देखिए V1 का स्लोप ज्यादा है तो V1 वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, किससे, V2 से, V2 का स्लोप कम है। ये लीजिए क्या दिक्कत है, V1 इज लेस देन V2, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। इसके बाद फिर से वही बात है कि अगर आप, यस, चलो ये वाला भी आप देख लो बच्चों, लगे हाथ, है ना। यदि आपको, ध्यान से चेक करो बच्चों, P और T का रिलेशन है ना यहाँ, यस। अब देखिए इसी में एक और कॉन्सेप्ट देख लो, कोई नई चीज़ है नहीं है। देखो स्टूडेंट्स, ये आपको पता है बहुत अच्छी तरीके से, ये वाला ग्राफ यदि आ जाए, बताइए P वर्सेस T का बनाया था अभी तुमने, और अगर वो तुम्हें दे दे P वर्सेस डिग्री सेल्सियस का, यानी कि T डिग्री सेल्सियस का, तो क्या ही समस्या हो जाएगी बताओ। कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी अभी आपने देखा था P इज इक्वल्स टू क्या था, K इंटू टी, तो यहां से P इज इक्वल्स टू K इंटू, और T की जगह तुम क्या रखोगे बोलो, T डिग्री सेल्सियस और प्लस 273.15 या 273, राउंड ऑफ कर लो, तो यहाँ से प्रेशर इज इक्वल्स टू K इंटू टी, सो K इंटू टी डिग्री सेल्सियस और प्लस K इंटू 273 यानी कि 273 K, और इसको तुम कंपेयर करा दोगे किसके साथ, Y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी के साथ, तो इंटरसेप्ट कितना मिलेगा, ये, यानी कि C इज इक्वल्स टू 273 K, जहां पर K क्या है, गैस कांस्टेंट है, और स्लोप तो आपको पता ही है, समझ गए होगे, बस कुछ नहीं भाई, ग्राफ यहां से जाएगा, लो बस, ठीक। और ये इंटरसेप्ट है तुम्हारा, ये C हो जाएगा, जिसकी वैल्यू किसके इक्वल है बताओ, 273 K के इक्वल रख देंगे, ठीक है। और यहां से ये टेम्परेचर के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करोगे तो यहां से तुम्हें स्लोप मिल जाएगा, है ना। और ये जो स्लोप होगा स्टूडेंट्स आपका, ये स्लोप किसके इक्वल होगा, m इज इक्वल्स टू के, सो स्लोप m इज इक्वल्स टू के, और के एन आर अपॉन वी के इक्वल, बस क्या दिक्कत हो गई। सवाल देखिए क्वेश्चन आपको दे दिया यहीं पर, क्वेश्चन दे दिया आपको यहीं पर, ध्यान से चेक करिए, कुछ इस तरीके से देखो, T डिग्री सेल्सियस, ठीक,
उसके बाद बच्चों इन्होंने एक ग्राफ आपको दिया ये ऐसे, और इन्होंने कुछ ना कुछ वैल्यू भी यहाँ पर लिख दी, और प्रेशर यहाँ पे इस तरीके से इंक्रीज हो रहा है। और ध्यान दीजिएगा जरा, यहाँ लिखा इन्होंने स्टूडेंट्स 120, चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ वाले पॉइंट पे इन्होंने लिख दिया कितना, 200। ठीक, बस। अब ऑप्शंस दे दिए, कह रहा है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट। समझ रहे हो ना, वही के की बात कर रहा है वो तुमसे। के एग्जाम में लिख के नहीं आएगा, तुम्हें पहचानना पड़ेगा कि टेम्परेचर वर्सेस प्रेशर है तो गे लुजैक लॉ है, ठीक है ना। ओके, और ऑप्शन ए 273, ऑप्शन बी 200, ऑप्शन सी 273 अपॉन 200, है ना, एंड ऑप्शन डी इज 200 अपॉन 273। अब पूरा प्रोसेस नहीं करके दिखा रहा हूं, अभी अभी ग्राफ बनवाया था, चेक कर लो, अभी अभी ग्राफ बनाया था बच्चों। यहां से यहां तक का जो इंटरसेप्ट होता है वो कितना होता है, 273 के, ये सुनो, ठीक, यहां से यहां तक का जो इंटरसेप्ट होता है आपका 273 के होता है। ठीक, तो आप मुझे बताओ, ये नॉलेज है हम लोग को, तो यहां से यहां तक का इंटरसेप्ट 207, देखो येलो कलर से मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं, है ना, येलो कलर से मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं, 273 के ये हो जाएगा, जहां पर के क्या है, गैस कांस्टेंट। लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे हिसाब से इंटरसेप्ट कितना है, 273 के, और इनके हिसाब से इंटरसेप्ट कितना है, यहाँ 200 लिखा है, तो भैया इनके हिसाब से ये लेंथ कितनी है, 200। ठीक, अब बताओ क्या के नहीं निकाल लोगे यहां से आप, के इज इक्वल्स टू 200 अपॉन 273। बताइए क्या समस्या है भाई, बताइए क्या दिक्कत है। सो यहां से ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, इसके बाद देखिए अभी समय बचता नहीं है तो इसको अभी हम यहाँ पर एंड कर रहे हैं। ठीक, ध्यान से सुनिए, शायद 2 क्वेश्चन होंगे, वो मैं रिकॉर्ड करके आपको दे दूंगा। ठीक, उसको आप देख के तब नेक्स्ट क्लास में आइएगा। वही वाला क्वेश्चन, कौन सा वाला सर, जो मैंने आपको बोला था ना एग्जाम में आया है, तो आपको लॉ वॉ नहीं पहचानना है, नंबर ऑफ मोल्स इनिशियल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स फाइनल करके दे दीजिएगा, आराम से आ जाएगा। ठीक, अब आप जा सकते हो, उसका पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा, और अगर क्वेश्चन एक बार चेक कर लीजिएगा, कोई क्लास है क्या रिकॉर्डेड, तो उसमें एक क्वेश्चन मिलेगा बस आपको, 1 या 2, उसको आप करके तब आइएगा।